प्रीवियस चैप्टर में देखा था पर्पल स्काई इमोर्टल और फिर्मामेंट इमोर्टल आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि लू ज़ेंग को वो सेक्ट वाइड कंपटीशन में मरवा देंगे। वो ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें क्यूनिंग सेक्ट के सारे डिसिपल्स पार्ट लेते हैं, इनर सेक्ट से लेके कोर डिसिपल्स तक। चैप्टर नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। जो डिसिपल्स होते हैं वो इनर सेक्ट में जाने के लिए एक कंपटीशन को पार कर रहे होते हैं। तो हमें फिर सीन दिखाया जाता है स्पैरो हॉक प्लेटफॉर्म का, जो कि बड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं तो बड़ा ज्यादा ऊंचा है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, पर इसको चढ़ना भी बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी वू जियान वहाँ पे खड़ा होता है और प्लेटफॉर्म की तरफ आगे की तरफ दौड़ जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और एक जगह पे हाथ मार के नीचे उतर आता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बेस्ट सिर्फ 30 मीटर चढ़ सकता हूँ। लू ज़ेंग उसे पीछे से आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर वू जियान। तो वू जियान पीछे मुड़ के बोलते है कि लू ज़ेंग तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम ट्राई करो एक, चलो देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। लू ज़ेंग बोलता है हाँ मैं भी ट्राई करूंगा, पर उसके बाद मेरे को कुछ काम है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ब्रदर वू जियान। फिर लू ज़ेंग एक जैकेट को डाल लेता है, जो की जैकेट होती है इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए उन्हें डालने पड़ती है, जिसमें इसका वेट बड़ा ज्यादा होता है। वू जियान बोल रहे होते हैं गुड लक, बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते जल्दी देखो लू ज़ेंग आ गया है। अब लू ज़ेंग स्पैरो हॉक प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। फिर लू ज़ेंग भागने लग पड़ता है और फिर अपने क्रिस्टल का यूज करता है। वो इतनी ज्यादा जल्दी भागता है कि डिसिपल्स को वो दिखाई भी नहीं देता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये कैसे दौड़ सकते हैं इतनी स्पीड से, ये पॉसिबल कैसे है, ये तो बड़ा ज्यादा अबनॉर्मल है, बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी स्पीड तो इतनी ज्यादा कि नॉर्मल आंखों से हम इसको देख भी नहीं पा रहे हैं, क्या पता ये कितने ज्यादा मीटर हाई पीक पे पहुंच जाएगा, ये तो पक्का ही जो पहले का रिकॉर्ड था उसको तोड़ देगा। फिर लू ज़ेंग सीधे ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वू जियान बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग ने तो कोई भी स्पोर्ट नहीं लिया है इस बॉल का, उसने सिंपल एक जंप से ऊपर की तरफ वो भर दिए छलांग। डिसिपल्स तो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग तो बड़ा ज्यादा अजीब है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है इसके पास इतना ऊंचा जंप करने की, वो 10 मीटर तो सिंपली जंप से पहुंच गया है, ये तो बड़ा ज्यादा हार्ड है, इतना तो हम अगर बॉल का स्पोर्ट भी लेंगे फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो हमें शेम फील करा रहा है। पर एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो और उस बॉल तक पहुंचना चाहते हो ऊपर, तो तुम्हें बॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जंपिंग एबिलिटी से कुछ नहीं होगा। फिर लू ज़ेंग थोड़ी ऊपर जाके बॉल की हेल्प लेता है और फिर ऊपर की तरफ कूद जाता है और बड़ी ज्यादा ऊपर जाके अपने हाथ का निशान छोड़ के फिर से नीचे कूद जाता है। डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि इसने तो रिकॉर्ड पहली ट्राई में तोड़ दिया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। वू जियान हंसते हुए बोल रहे होते कि ब्रदर लू ज़ेंग मुझे पता था तुम ऐसा कर सकते हो, चलो अब बात करते हैं जो तुम मेरे से करना चाहते थे। फिर वो एक हट टाइप में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वू जियान बोल रहा होता है लू ज़ेंग क्या मैटर है जो तुम मुझे पूछना चाहते थे, जो तुमने पहले मेंशन किया था। लू ज़ेंग बोलता है ब्रदर वू जियान मेरे को हेल्प चाहिए तुम्हारी, पर मैं ये बात तुमसे तभी शेयर कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज को किसी को नहीं बताओगे, तो ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। फिर लू ज़ेंग कप टाइप को वू जियान की तरफ करता है, तो वू जियान जो होता है वो बड़ा ज्यादा चौंक जाता है, इतना ज्यादा चौंक जाता है कि उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही गायब हो जाती है ऐसा लगता है। तो फिर हमें पता लगता है कि उस कप में होता है हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस, जो कि लू ज़ेंग वेपन्स को पिघला के बनाता है और जो कि बड़ा ज्यादा रेयर होता है, ऐसे इसको मिलना बड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। लू ज़ेंग बोलता है कि मेरे पास 55 ड्रॉप्स है यहाँ पे ब्रदर वू जियान, मैं तुम्हें और भी प्रोवाइड कर सकता हूँ इसको, और मैं तुम्हें हमेशा प्रोवाइड करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सेल करो। वू जियान बड़ा ज्यादा हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारे पास और भी है, ये कैसे हो सकता है। लू ज़ेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये जो है बात ये पूरी तरह सीक्रेट होनी चाहिए, अगर तुम्हारी ज़ांग फैमिली इस चीज को बार बार बेचती रहेगी तो मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर गिरेगा और बड़ी ज्यादा जो दूसरी पार्टीज के मेंबर्स होंगे, दूसरे ऑक्शन हाउस होंगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो पहले सोच लो तुम ये करना चाहते हो कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। वू जियान बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लू ज़ेंग, जब तक ये जो आइटम है ये हमारी फैमिली के ऑक्शन की होगी तब तक हम उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे ऑक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारे जो दो बिल्कुल ही ज्यादा इंटरेस्टेड बंदे होंगे जिन पे हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, वो तुम्हारे पास जो होंगे वो स्लिप लेके आएंगे और तुमसे जो है ये एसेंस लेके जाएंगे और तुम्हारे पास मनी भी दे सकते हैं। वू जियान सोच रहे होते कि इतने ज्यादा अमाउंट में एम्प्लीफिकेशन एसेंस का होने से मुझे लगता है कि इंपीरियल सिटी में बड़ी ज्यादा शोर शराबा मचने वाला है कुछ ही टाइम में। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 1000 टूल पेविलियन का, वहाँ पे लू ज़ेंग घूम रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहे होते कि ये जो सेक्ट वाइड कंपटीशन आने वाला है इसलिए मुझे कोई अच्छा वेपन चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइंग नाइफ है वो स्केयर अटैक करने के लिए है सिर्फ, इसलिए मुझे वेपन की पूरी जरूरत है, जैसा वेपन जैसे कि हुआ टैनमिंग के पास है। तो लू ज़ेंग एक शॉपकीपर के पास जाता है, वहाँ पे वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लू तुम क्या बाय करना चाहते हो इस बार। वो वही शॉपकीपर होता है जिसे लू ज़ेंग ने वो 220 ज़्वान टायर वेपन्स खरीदे हुए थे पिछली बार। वो शॉपकीपर बोल रहा होता है कि हमारे 1000 टूल पेविलियन ने रिसेंटली रिसीव किए हैं और भी ज्यादा प्रोफाउंड टायर वेपन, जो कि पहले ज़्वान बोल जिनको। तो लू ज़ेंग बोलता है इस टाइम में जो है वो प्रोफाउंड टायर वेपन्स को बाय करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे एक ज्यादा क्वालिटी वाली स्वॉर्ड चाहिए जिसको मैं फाइट के लिए यूज कर सकूं। तो वो शॉपकीपर बोलता है अगर यंग मास्टर लुओ चाहते हैं कोई स्वॉर्ड को बाय करने के लिए तो मुझे पता है वो कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को नहीं बाय करना चाहेंगे, चलो मैं तुम्हें सेकंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें भी जो अच्छी आइटम्स हैं 1000 टूल पेविलियन में वो सारी सेकंड फ्लोर में होती है बेसिकली। तो वो सेकंड फ्लोर में चल जाते हैं और वहाँ पे जो वेपन्स होते हैं वो स्लैब्स में डाले होते हैं ग्लास। तो लू ज़ेंग फिर देख रहा होता है उन वेपन्स को। तो शॉपकीपर बोल रहा होता है ये जो 3 स्वॉर्ड्स हैं ये अपर लेवल स्पिरिट टायर वेपन्स है। स्पिरिट टायर वेपन्स जो होते हैं वो लिंक टायर होते हैं, जो कि लू ज़ेंग की बॉडी है जिस टाइम पे, तो इसका मतलब लू ज़ेंग की बॉडी अभी स्पिरिट टायर वेपन है। ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया इन्होंने ट्रांसलेशन। ये जो वेपन्स है ये जो ओल्ड एंसेस्टर ची डाउजी ने अपने लाइफ टाइम में जो है वो खुद बनाए थे। लू ज़ेंग बोलते ची डाउजी। फिर जो शॉपकीपर होता है वो उस स्वॉर्ड को उठा के लू ज़ेंग के हाथ में देता है। लू ज़ेंग बोलता है ये स्वॉर्ड तो बड़ी ज्यादा हैवी है। तो शॉपकीपर बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम है 9 हेवनली स्वॉर्ड। एक्चुअली ये जो ब्लेड है तो 2 स्वॉर्ड्स ब्लेड से मिलके एक में बनाया है, इसलिए ये 100 टाइम्स ज्यादा भारी है बाकी वेप के और बाकी स्वॉर्ड के
अकॉर्डिंग। और ये शर्म की बात है कि जो चीडोजी था वो 10 स्वॉर्ड्स को एक में बनाना चाहता था, उसकी वजह से वो इमोर्टल टायर स्वॉर्ड भी बन सकती थी, पर ये जो तरीका था उसका ये फेल हो गया। फिर लू ज़ेंग बोलता मैं और भी 2 स्वॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ, तो वो शॉपकीपर एक और स्वॉर्ड को लू ज़ेंग की तरफ दिखाता है और बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम जेड वेव है। तो वो शॉपकीपर बोलता है ये जो ब्लेड है इसको फोर्ज किया गया है विंग्स में से, वो भी रैंक 7 डीमन बीस्ट गोल्डन सिगार्डस। लू ज़ेंग उस वेपन को निकाल के बोलता है ये बड़ी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है और अपनी डीमन की को भी उसमें फ्लो करवाता है। लू ज़ेंग उसे अच्छी तरह से देख रहा होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर लू तुम्हें ये स्वॉर्ड कैसी लगी? लू ज़ेंग बोलता है ये बड़ी अच्छी स्वॉर्ड है, पर मुझे थर्ड स्वॉर्ड के बारे में भी जानना है, वो कैसी है? तो फिर शॉपकीपर उस स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और बोलता है जो थर्ड स्वॉर्ड है वो एंसेस्टर चीडोजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के फोर्ज की थी, बड़ी ज्यादा मेहनत, पर जब वो लास्ट में फिनिश करना चाहता था अपनी फोर्जिंग को, उसके साथ कुछ सीन हो गया और वो मर गया और वो इस स्वॉर्ड को पीछे छोड़ गया। ऐसे ही ये इसकी लास्ट स्वॉर्ड थी और विल थी ये उसको कंप्लीट करना चाहता था। लू ज़ेंग बोलता है क्या इसका मतलब ये अभी भी हाफ फिनिश प्रोडक्ट ही है, तो ये ऐसे की रखा हुआ है यहाँ पे। तो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये स्वॉर्ड है ये बड़ी ज्यादा नजदीक है कंप्लीट होने से, अगर कोई अच्छा पर्सन मिलेगा तो वो इस स्वॉर्ड को कंप्लीट कर देगा और इस स्वॉर्ड पक्का एक इमोर्टल टायर स्वॉर्ड बन जाएगी। तो लू ज़ेंग बोलता है क्या हेवन एम्प्लीफिकेशन एसेंस से इसको मिक्स करने से क्या ये स्वॉर्ड कंप्लीट हो सकती है? शॉपकीपर हंसते हुए बोलता है डायरेक्टली हेवनली एम्प्लीफिकेशन एसेंस का यूज करना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, पर वो बड़ा ज्यादा रेयर होता है और बड़ा ज्यादा कम मिलता है। अगर मैं सच बताऊं तुम्हें, अगर तुम थोड़ा सा भी लो ग्रेड का भी एसेंस डालोगे ना इसमें वो भी काम कर जाएगा। फिर लू ज़ेंग बोलता है मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए। शॉपकीपर थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि तुमको ये स्वॉर्ड चाहिए तो चलो मेरे साथ मेरे बॉस को मिलो, ये जो स्वॉर्ड है हम इसको बेच नहीं सकते हैं पर ये एक फेटेड पर्सन को ही हम दे सकते हैं। तो फिर वो शॉपकीपर लू ज़ेंग को ले चलता है अपने बॉस की तरफ। वहाँ पे वो सीढ़ियों को चढ़ के पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उन्हें आवाज सुनाई देती है कि अंदर आ जाओ। लू ज़ेंग हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये इनकी बॉस तो एक लड़की है। जैसे वो दरवाजा खुलता है लू ज़ेंग को उनकी बॉस दिखाई देती है जो कि बैठी होती है, तो वो लू ज़ेंग की तरफ देख रही होती है। लू ज़ेंग की भी मतलब ऐसे तारे उड़ गए होते हैं, वो भी सोच नहीं पा रहा होता कि मैं क्या बोलूं। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि कोई चार्मिंग टेक्निक है जो कि मेरे को पागल बना रही है। भाई पागल मैं भी हो गया हूँ, मुझे अपनी जो है स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुसना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वन सेल्फ में घुस जाता है जिसमें उसके ऊपर कोई भी जादू वगैरह नहीं होते हैं, मतलब सिंपली उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता इल्यूजन वगैरह का। लू ज़ेंग नॉर्मल हो जाता है तो वो वुमेन सोच रही होती है इस बच्चे की सोल बड़ी ज्यादा पावरफुल है, उस पर मेरा तो कोई असर ही नहीं होता। वो बोल रही होती है कि ये जो है ये चीडोजी की विल है और उसने बोला था कि एक रिफाइनमेंट मास्टर होगा वही मेरे को वेपन को रिफाइन कर पाएगा इमोर्टल टायर वेपन में, हम उसको फ्री में गिफ्ट कर देंगे उस बंदे को जो कि इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर अगर तुम्हारे पास और किसी पर्सन के पास कोई सर्टेनिटी नहीं होगी सक्सेस की तो हम उस वेपन को तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम जितना मर्जी प्राइस पे करो। और मैं देख सकती हूँ कि तुम एक रिफाइनमेंट मास्टर नहीं हो और ऊपर से ये तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स भी नहीं है तुम्हारी बॉडी में, तुम कैसे ये फोर्ज कर सकते हो इस स्वॉर्ड को? गाइस प्रीवियस चैप्टर में देखा था जो 1000 स्वॉर्ड पेविलियन की जो बॉस होती है वो लू ज़ेंग को बोलती है कि तुम्हारे पास तो ट्रू फ्लेम्स नहीं है और ना ही तुम रिफाइनर हो, तुम कैसे इस स्वॉर्ड को कंप्लीट करोगे, मैं तुम्हें इसको नहीं दे सकती हूँ। फिर वो अपने ट्रू फ्लेम्स को एक बर्ड में कन्वर्ट कर लेती है और अपने कंधे पे बिठा देती है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है क्या तुम मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहती हो? चलो ठीक है, पर पहले अपने मैनेजर को यहाँ से निकाल लो। फिर वो मैनेजर वहाँ से चल जाता है। फिर लू ज़ेंग अपने कोल्डन से वो ब्लैक फायर निकाल लेता है जो कि उसके फोरहेड से निकल के उसके हाथ पे आ जाती है। तो वो बॉस बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि जो तुम्हारी फ्लेम्स है वो तो फायर स्पिरिट है। लू ज़ेंग बोलता है फायर स्पिरिट हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिफाइन कर सकता हूँ उस स्वॉर्ड को इमोर्टल टायर वेपन में। तो वो बॉस सोच रही होती है कि फायर स्पिरिट को हजारों साल लगते हैं रिफाइन करने के लिए, मुझे ये नहीं पता कि इस बच्चे की इतनी ज्यादा लकी किस्मत कैसी होगी कि उसके पास फायर स्पिरिट है। वो बोलती है कि ठीक है तुम्हें मिलना एक अच्छी बात ये ऐसा लग रहा है मुझे। फिर वो मैनेजर को ऑर्डर देती है कि इसको स्वॉर्ड गिफ्ट में दे दो। तो वो मैनेजर लू ज़ेंग को स्वॉर्ड को गिफ्ट में दे देता है। लू ज़ेंग उस बॉस को बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो बॉस बोलती है पर इतने ज्यादा साल हो गए जो ईस्टर्न रीजन में कोई भी इतना भी ज्यादा सिंगल जीनियस नहीं था रिफाइनमेंट मास्टर जो कि एक स्वॉर्ड को इमोर्टल टायर में कन्वर्ट कर सके। तुम किस्मत से ही अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड गिफ्ट तो कर दी है पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसको रिफाइन कर पाओगे और ये बेस्ट चॉइस भी नहीं थी कि एक जो बच्चे को मैं इस स्वॉर्ड को दे दूं जो कि रिफाइनमेंट मास्टर भी नहीं है। फिर लू ज़ेंग वहाँ से चला जाता है। मैनेजर बोल रहा होता है बॉस को कि ऐसा करने से तुमने जो है ओरिजिनल रूल्स है उनको वायलेट कर दिया है। तो बॉस बोलती है कि रूल्स इतना ज्यादा टाइम हो गया है, इतने ज्यादा जीनियस है वो यहाँ पे अपेयर हुए थे, पर जो मेरी फोरसाइट है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे में कुछ खास है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि सेक्ट इसे कुछ ज्यादा समय तक नहीं रोक के रख पाएगा। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि इस वुमेन के पास जो चीडोजी की विल है मतलब लास्ट वर्ड है जो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा के बनाई थी मरने से पहले। मैं ये सोचता हूँ कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या होगा, ये कहाँ से होगी। मैं पक्का सक्सेसफुली इस वर्ड को रिफाइन करना चाहता हूँ ताकि जो एंसेस्टर चीडोजी थी उनकी स्पिरिट जो है वो स्वर्ग में शांति से रह सके। फिर हमें इमर्सिंग फ्लेम पीक का सीन दिखाया जाता है। तो एक डिस्पल लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि हमारा 17th इंस्टीट्यूट जो है वो रिफाइन कर रहा है, जो स्ट्रेंजर्स है वो यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है। तो लू ज़ेंग बोलता है कि मुझे जो है वो तुम्हारा रिफाइनिंग फर्नेस चाहिए यूज करने के लिए। तो वो डिस्पल बोलता है कि हम बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं अभी अपने कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट, आउटर सेक्ट के डिस्पल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो उस फर्नेस में कुछ होता है, डिस्पल बोल रहा होता है कि अब क्या हो गया यहाँ पे मार्शल ब्रदर, जल्दी जाओ, जो ट्रू फ्लेम्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ये जो फर्नेस है ये जल्दी फूटने वाला है। डिस्पल्स बड़े ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मार्शल ब्रदर तुम्हें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, हम इस रिफाइनिंग फर्नेस को फूटने नहीं दे सकते हैं। वो सभी कोशिश कर रहे होते हैं। तो लू ज़ेंग जो होता है वो भी कुछ करने लग पड़ता है उस फर्नेस के साथ। फिर जो डिस्पल होता है वो लू ज़ेंग को बोलता है कि जाओ कर लो जो तुम करना चाहते हो। लू ज़ेंग उस फर्नेस में अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लग पड़ता है। तो वो डिस्पल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मार्शल ब्रदर ने पहले बोला था कि वो उसकी हेल्प कर सकते
सकते हैं इसको रिफाइन करने में, पर उसने मना कर दिया और बोला कि मैं खुद करूंगा। तो वो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि ये तो लोअर लेवल स्पिरिट टायर वेपन में भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा क्यों एरोगेंट हो रहा है। फिर लूजेंग अपनी स्टार एनर्जी को यूज करता है, उसमें से वो एसेंस को डाल रहा होता है उस फर्नेस। लूजेंग सोच रहा होता है कि जितने की कल्टीवेशन लेवल एंड पीपल की, मुझे नहीं लगता कि ये मेरी इनिशिएट एनर्जी में से हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस को देख पाएंगे। तो एक डिसिपल सोच रहा होता है कि ये ब्लैक की जो है इसकी ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है, पर बिना हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस के मुझे नहीं लगता कि ये वेपन को इसको कंप्लीट कर पाएगा। पर लूजेंग ने अपनी की में से वो एसेंस पहले डाल दिया होता है, वो स्वॉर्ड में जा रहा होता है एसेंस और स्वॉर्ड कंप्लीट हो जाती है। लूजेंग अपनी की को वापस बुला लेता है, तो वो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ऐसे ही और तुम्हारा कंप्लीट भी हो गया। लूजेंग बोलता है हाँ। तो एक डिसिपल बोल रहे होते हैं कि मैं बोल सकता हूँ ब्रदर लूजेंग को कि इस फर्नेस में से अपने रिजल्ट को बाहर निकाल के हमें बताए। तो फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उस फर्नेस में से और एक बड़ी ज्यादा रोशनी उस स्वॉर्ड में से निकलती है और वो पूरे आसमान में फैल जाती है। तो जो बाकी किंग सेक्ट के बंदे भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जो 70th इंस्टीट्यूट था उन्होंने ऐसी चीज को रिफाइन कर लिया है जो कि कभी नहीं हुआ। चलो देखते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमें लूजेंग की स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि बड़ी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड फ्लोइंग लाइट बोलूंगा। वो जितने भी होते हैं रिफाइनिंग मास्टर वो बोल रहे होते हैं कि ये तो इमोर्टल टायर वेपन है। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 17 इंस्टीट्यूट के बंदे नहीं हो, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास इमोर्टल टायर स्वॉर्ड तुमने क्यों पकड़ी और ये कहाँ से आई। तो लूजेंग बोलते हैं कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिसिपल लूजेंग और ये फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड जो है जो मैंने पकड़ी है ये मैंने फोर्ज की है। तो जो टीचर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी जो वेपन्स होते हैं स्पिरिट टायर से लेके उससे आगे तक उस सभी को इमर्सिंग फ्लेम पीक पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, चलो मेरे साथ। तो वो लूजेंग को एक जगह ले जाते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें तुम पूरी डिटेल्स बताओ कि तुमने अपने वेपन को कैसे फोर्ज किया है। लूजेंग बोलते हैं कि जो वेपन है उसको रिकॉर्ड करना तो ठीक है पर मैं तुम्हें फोर्जिंग मेथड को नहीं बता सकता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने हाथ पे फायर ले आता है और बोलता है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो मुझे लगता है कि हमें तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा, तुम यहाँ से इमर्सिंग फ्लेम पीक से नहीं भाग सकते हो। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बोल रहा होता है कि तुम 2 टीचर्स हो और 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में हो, तुम्हें नहीं डर लगता क्या? तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो एक इंस्ट्रक्टर बोलता है हंसते हुए कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ फर्स्ट लेयर है स्काई रेलम में और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम हमें नीचे दिखाओ। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को कोट कर लेता है और बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा महान क्योंकि सेक्ट के जो टीचर्स हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं और चोरों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। तो लूजेंग एक सिंपल सा अटैक करता है और उससे जो होता है वो इंस्ट्रक्टर का अटैक पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो एक इंस्ट्रक्टर दूसरे इंस्ट्रक्टर को बोल रहा होता है कि जियान मिन इसको कोई भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और लूजेंग से लड़ने लग पड़ते हैं। लूजेंग भी अपने वेपन को निकाल लेता है। वो दोनों लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं अपने वेपन्स को लेके और अटैक करते हैं। एक अटैक करता है पर्पल ड्रैगन मून पियर्सर और दूसरा अटैक करता है फियर्स पैंथम स्काई डिवोवरर। तो लूजेंग उन्हें बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से एक इंस्ट्रक्टर के अटैक को चेंज कर देता है उसकी पोजीशन को। लूजेंग सिंपल इस स्वॉर्ड के अटैक यूज कर रहा होता है पर वो इंस्ट्रक्टर्स को हरा देता है और एक इंस्ट्रक्टर के तो हाथ से अपनी स्वॉर्ड को पार कर लेता है और बिल्कुल ही उसके सिर के पास आके रोकता है, बिल्कुल उसके आईज के पास आके। तो वो इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड ये क्यों रुक गई, इसने क्यों रोक ली। फिर जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है स्क्रीमिंग गोस्ट फ्लैश। फिर जो उसका स्वॉर्ड हो रहा होता है वो बिल्कुल गोस्ट की तरह कवर हो जाता है पर लूजेंग उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहे होते हैं तो लूजेंग बोल रहा होता है उस इंस्ट्रक्टर को कि मैं तुम्हारी जान को छोड़ दिया और उसकी को भी छोड़ दिया पर तुम ऐसा अभी भी ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो टीचर्स की है क्योंकि इस सेक्ट में मैं अभी भी कल्टीवेट करना चाहता हूँ इस सेक्ट में, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ पर तुम्हें इस मैटर के बारे में चुप रहना पड़ेगा और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो दोनों इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हम कसम खाते हैं हम किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर लूजेंग वहां से लीव कर जाता है। फिर हमें सीन दिखा जाता है 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म का। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि जो हेवन एम्पलीफिकेशन एसेंस था वो 2,50,000 क्रिस्टल्स में बिका है। ब्रदर वूजियान की हेल्प से मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए होंगे फ्यूचर में उनके लिए। तो लूजेंग काउंटर के पास जाता है और बोलता है कि मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ 7 स्टार स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में, तो मुझे कितने ज्यादा क्रिस्टल देने पड़ेंगे। तो वो काउंटर वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें स्वॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म में जो होती है वो रिजर्वेशन नहीं होती है, तुम्हें इसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। लूजेंग देखते तो वो जो लाइन होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लूजेंग लाइन में पीछे जाके लग जाता है और एक डिसिपल को पूछता है कि एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे इतने ज्यादा कम बंदे क्यों है लाइन। तो फिर हमें पता लगता है लूजेंग ऐसी लाइन में लगा होता है वहाँ पे ज्यादा ही कम डिसिपल्स होते हैं। तो वो डिसिपल बोलते हैं कि तुम नहीं देख रहे हो कि दूसरी साइड जो डिसिपल्स है उनकी स्ट्रेंथ, इस साइड के जो डिसिपल्स है वो 8th लेवल या फिर उससे भी ज्यादा वाले प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें भी दूसरी लाइन में चले जाना चाहिए। तो लूजेंग नहीं जाता और वो एंटर करने लग पड़ते हैं। फिर बोल रहा होता है लूजेंग को कि ये जो स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ इल्यूजन ही नहीं दिखाता है तुम्हें, ये तुम्हें इंजर भी कर सकता है और मार भी सकता है। तुम्हें ये पता है ना, मैं जो हूँ वो 8th लेयर में हूँ स्काई रेलम और मुझे भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़ी ज्यादा सिरदर्द होती है इस 8th लेयर में जाने से। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें फॉलो करूंगा और जो 8th लेवल है उसमें चला जाऊंगा। फिर जो लूजेंग और उस डिसिपल के अराउंड जो होता है एटमॉस्फेयर वो चेंज होने लगता है और धुंध छाने लग पड़ती है। जो डिसिपल होता है उसने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये इल्यूमिनेटिंग ड्रैगन है और ये मिडिल ग्रेड स्पिरिट टायर वेपन है। तो गाइस अगर आपको पता नहीं होगा तो स्पिरिट ग्रेड वही था लिंक टायर और लूजेंग का शरीर भी अभी लिंक टायर मिडिल ग्रेड में है, तो मतलब सेम एज इस स्वॉर्ड की तरह। तो लूजेंग बोलता है कि स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है पर तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म में हम कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं। तो वो डिसिपल बोलता है लूजेंग को कि क्या तुम इन बॉल्स में इमेजेस देख सकते हो। जब ये इल्यूजन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी ना तो एनर्जी रेज जो होंगी वो रिलीज होंगी स्पिरिट स्टोन्स में से जो कि
स्टोर है कहीं पे, और जो रेज होंगी वो डायरेक्टली इन क्रिस्टल बॉल्स में जाके लगेंगी और तुम्हें उस अटैक को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्वॉर्ड से और इस क्रिस्टल बॉल से बचने से रोकना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो बेकार सी क्वालिटी की होगी, पर मुझे डर है कि तुम एक सिंगल एनर्जी रे को भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी स्वॉर्ड से और तुम्हारी स्वॉर्ड टूट जाएगी। तो तुम्हें जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेना चाहिए। तो लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो डिसिपल बड़ा ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास इमॉर्टल टायर वेपन है, पर तभी वो रेज होती है स्पिरिट स्टोन में से, वो लू ज़ेंग और उसकी तरफ आ रही होती है। लू ज़ेंग बोलता है स्टार्ट हो रहा है। तो डिसिपल बोल रहा होता है एक सेकंड लेयर का स्काई रैलम का कल्टीवेटर जिसके पास इमॉर्टल टायर स्वॉर्ड है। मैं तुम्हें पक्का ही बता दूंगा कि स्वॉर्ड सब कुछ नहीं होती है, एक जो विल्डर होता है जो स्वॉर्ड को चलाने वाला होता है वो भी मैटर करता है। फिर वो उन रेज की तरफ अटैक करने लग पड़ता है, उन्हें डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो लू ज़ेंग की तरफ भी देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स, मतलब लू ज़ेंग बिल्कुल सिंपल मूव्स यूज कर रहा होता है। वो लू ज़ेंग की तरफ देखे जा रहा होता है और लू ज़ेंग बोलता है कि ध्यान दो और भी एनर्जी रेज आ रही है, और एनर्जी रेज आ रही होती है। लू ज़ेंग और वो उनको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोल रहा होता है डिजर्व करता है स्वॉर्डमैन के टाइटल को, क्योंकि ये अपने माइंड को बड़े जल्दी रिकवर कर लेता है। अभी मेरी तरफ देख रहा था और अभी ये फिर से डिफ्लेक्ट करने लग पड़ा। फिर बड़े ज्यादा अटैक आते हैं उन दोनों की तरफ। तो लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को हर जगह घुमा रहा होता है एक सर्कल की शेप में उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो डिसिपल होता है लू ज़ेंग के साथ में वो भी ऐसे कर रहा होता है, पर वो एक अटैक को नहीं रोक पाता और वो डायरेक्टली जाके उस क्रिस्टल बॉल में लगता है और उस क्रिस्टल बॉल में जो होते हैं वो दरारें पड़ जाती हैं। तो वो डिसिपल बोलते हैं कि एक और बार अगर अटैक लगा मेरे क्रिस्टल बॉल को ये टूट जाएगा। फिर मैंने पहले से अपनी जो है लास्ट परफॉर्मेंस, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को सरपास कर लिया है और मुझे लगता है मैं और रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो लू ज़ेंग उसे बोलता है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसा पता लगेगा, अगर तुम अपना पूरी हिम्मत करोगे तो वही होता है असली स्वॉर्ड का रास्ता, अगर तुम ऐसे करोगे तो ही कर पाओगे तुम कुछ। वो इस बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं अपनी असली लिमिट्स को कैसे पता लगा सकता हूँ। लू ज़ेंग बोलता है कि 21st वेव आ रही है, ध्यान दो। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ चलो करते हैं। तो वो अटैक आ रहा होता है उस क्रिस्टल बॉल की तरफ, पर वो जो होता है डिसिपल वो उसे रोक लेता है बड़ी मुश्किल से। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि तुमने बड़ा अच्छा किया, इतना भी बुरा नहीं था। वो डिसिपल खुश होता है बड़े ज्यादा। वो बोल रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वो बोल रहा होता है कि नेक्स्ट वेव आ रही है, ध्यान से। पर नेक्स्ट वेव में उसका जो होता है क्रिस्टल बॉल वो टूट जाता है। वो बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा कितनी देर तक रुक सकता है, ये तो बड़े ज्यादा अमेजिंग है। लू ज़ेंग बड़े ज्यादा अटैक्स को रोक रहा होता है। तो गाइस हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लू ज़ेंग के साथ जो डिसिपल होता है उसका क्रिस्टल बॉल टूट जाता है, पर वो वहीं पे रुक जाता है और बोल रहा होता है कि मैं लू ज़ेंग की परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। लू ज़ेंग उन एनर्जी रेस को बड़ी आसानी से रोक रहा होता है और बड़े ज्यादा अटैक्स को रोक रहा होता है। चैप्टर नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है ये जो एनर्जी रेज है ये और ज्यादा पावरफुल हो रही है, अब मैं उनको सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से ही डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, स्वॉर्ड इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगी। लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और लू ज़ेंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है। तो लू ज़ेंग के साथ जो डिसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि और भी एनर्जी रेज आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए जल्दी से। तो लू ज़ेंग अपनी आंखों को खोलता है, फिर स्वॉर्ड इंटेंट से उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो बड़ी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को यूज कर रहा होता है और एक शील्ड टाइप ही क्रिएट कर ले रहा होता है स्वॉर्ड को घुमा घुमा। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है कि इसने बस थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट किया, पर अभी से ये एनलाइटमेंट को पा सकता है स्वॉर्ड इंटेंट पे। ये किस टाइप का पर्सन है लू ज़ेंग, इतनी जल्दी कौन एनलाइटमेंट को पा सकता है। लू ज़ेंग बड़ी आसानी से अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो अटैक्स वहीं पे रुक जाते हैं। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि यही थी 100th वेव। तो वो डिसिपल होता है लू ज़ेंग के साथ। वो बोल रहा होता है कि जो 8th लेवल की डिफिकल्टी होती है उसमें सिर्फ 100 वेव्स आती हैं, ये इसकी लिमिट है, पर तुमने लास्ट 100 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद कोई भी नहीं होती है। तो फिर एक साउंड सुनाई देती है, वहाँ पे एक डिसिपल होता है। वो बोल रहा होता है कि ये साउंड तो ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी ने 100th वेव को पार कर लिया है। फिर लू ज़ेंग वहीं पे बैठ जाता है और पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है कि किसी ने क्या 100th वेव को भी तोड़ा है। फिर वो आके बोलता है उस डिसिपल को, उसका नाम होता है जाओ जाओ, और वो बोल रहा होता है कि जाओ जाओ क्या ये तुम हो जिसने वो 100th वेव को तोड़ा है। तो जाओ जाओ बोलता है नहीं वो लू ज़ेंग है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो जो डिसिपल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। जाओ जाओ बोलता है ये पक्का रियलाइज कर रहा होगा अपने स्वॉर्ड इंटेंट को और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है स्वॉर्ड इंटेंट में। तो लू ज़ेंग जो होता है वो अटैक्स को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो कि होते हैं अपर कट, डाउनवर्ड स्लैश, पियर्सिंग, ब्रस्ट और ब्लॉक और काउंटर अटैक। ये इन स्वॉर्ड अटैक्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है अपने माइंड में ताकि वो स्वॉर्ड इंटेंट में ब्रेक कर सके। लू ज़ेंग आइज क्लोज करके बड़ी देर से बैठा होता है। तो वो जो डिसिपल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है कि इतने टाइम से बैठा हुआ है, ये कब उठेगा। तो जाओ जाओ बोलता है ये अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ है, इसने तभी ये स्टार्ट किया था जब उसने 100th वेव कंप्लीट कर ली थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसको और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे मेडिटेट करते हुए। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये तो पक्का ही बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है जो मेरे माइंड में बार बार रिपीट हो रही है, ये किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक होगी, ये मैंने कभी नहीं देखी है पहले। फिर वो जो डिसिपल आया होता है जाओ जाओ के पास बोलने की वो और कितने टाइम वेट करेगा, वो लू ज़ेंग की तरफ आता है और बोलता है कि लू ज़ेंग बड़े ज्यादा पीपल जो है वो वेट कर रहे हैं लाइन में, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। पर जैसे वो लू ज़ेंग की तरफ जाता है तो लू ज़ेंग की बॉडी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है और वो जो डिसिपल आया होता है लू ज़ेंग के पास, उसकी बॉडी में कट्स लग जाते हैं। वो उसके शरीर को नहीं कट करते हैं पर उसके कपड़े को कट कर देते हैं। फिर वो बोल रहा होता है ये तो डिफेंसिव स्वॉर्ड इंटेंट है। जाओ जाओ भी बोल रहा होता है कि इस नए बच्चे ने कैसे इतनी जल्दी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। वहाँ पे हुआ टैनमिंग भी आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो सिल्की स्वॉर्ड इंटेंट है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कौन बंदा जितना ज्यादा एनलाइटेंट हो सकता है स्टेज तक। प्लस भी होते हैं हुआ टैनमिंग के साथ, वो बोल रहे हैं कि ये तो व्हाइट रोब का कोई डिसिपल है, ऐसा लग रहा है आउटर सेक्ट का कोई डिसिपल है। तो उसके साथ भी एक डिसिपल होता है, वो हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो। फिर हुआ टैनमिंग पीछे से लू ज़ेंग को आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर लू ज़ेंग। लू ज़ेंग पीछे की तरफ देखता है और लू ज़ेंग बोलता है कि हुआ टैनमिंग इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए। जाओ जाओ भी सोच रहा होता है कि इस बच्चे का दोस्त हुआ टैनमिंग है, ये ऐसे कैसे जान सकता है हुआ टैनमिंग को, ऐसा लग रहा है हुआ टैनमिंग बड़ा ज्यादा फेमस है सेक्ट में। तो हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो और ऊपर से तुमने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज कर लिया है। मैं यही होप करता हूँ कि मुझे चांस मिले
मिले तुमसे फाइट करने के लिए जो पीक कंपटीशन आ रहा है उसमें। तो लूजेंग बोलता हाँ मैं भी फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में, पर मुझे पहले इंस्ट्रक्टर सू को फाइंड करना पड़ेगा ताकि वो मुझे इनर सेक्ट में एंटर कर सके, फिर मैं जो है ऑल सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। चलो मैं अभी के लिए लीव करता हूँ। लूजेंग वहां से चला जाता है। तो हुआ टाइमिंग पूछ रहा होता है उस डिस्पेल को जो कि जाओ जाओ के पास आया होता है कि मैंने सुना था किसी ने 100th वेव को कंप्लीट किया है, क्या वो लूजेंग है? वो डिस्पेल बोलता है हाँ वो उसने ब्रेक थ्रू किया अभी अभी। फिर हुआ टाइमिंग बोल रहा होता है तो बड़ी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। फिर हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है, वहाँ पे लूजेंग पहुंच जाता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैंने तुम्हें फाइनली फाउंड कर लिया है, क्या तुम्हें कोई ट्रबल हो रहा है, क्या तुम बड़े ज्यादा टेंशन में लग रही हो? तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे पक्का मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो ताकि तुम इनर सेक्ट को ज्वाइन कर सको, और फिर इनर सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना? तो लूजेंग हंसते हुए बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू तुमने का पता लगा लिया सही में। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते है कि और भी टेस्ट है इनर सेक्ट में पार्ट लेने के लिए, इसलिए मैं वो तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी कल ही। और हमारे ड्रिजल पीक में सिर्फ 7 स्पॉट बचे हुए हैं इस कंपटीशन में, पर तुम्हें जो है वो खुद के लिए फाइट करनी पड़ेगी अगर तुम उन टॉप 7 में आना चाहते हो और कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो। तो लूजेंग बोलता है कि तुम सिर्फ वॉच करो और कल की परफॉर्मेंस को देखो, मैं पक्का इस टॉप 7 में आऊंगा। इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती है कि इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है मुझे पता है ये बड़ी आसानी से पीपल को बीट कर सकता है जो कि 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में है, और मुझे लगता है ये क्लाउड हॉल में भी जा सकते हैं कुछ ही टाइम में और मेरी हेल्प कर सकता है। जो फाइट हो रही है कोर्ट में, जो इंपीरियल फैमिली में हो रही है फाइट, उसमें ये मेरी हेल्प कर सकता है, पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जो क्राउन प्रिंस है इस टाइम वो थ्रोन में असेंड कर रहा है, वो राजा बनने वाला एक ही साल में। मुझे नहीं पता लूजेंग तब तक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो मेरी हेल्प कर सके रॉयल फैमिली के केस। फिर मॉर्निंग टाइम होता है, एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम सभी मैजिक अरे में एंटर करने वाले हो, इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होंगे और अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज होंगी और तुम्हें इनके बेस पॉइंट मिलेंगे। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जो टॉप 7 होंगे जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनको ऑल पीक कंपटीशन में लिया जाएगा, और जो 10 पीपल होंगे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे उनको इनर सेक्ट में लिया जाएगा। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है ये टेस्ट अभी बिगिन किया जाता है। तो जो इल्यूजन होती है वो घेरने लग पड़ती है डिसिपल्स। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है हंसते हुए वांग जूफेंग, मैंने सुना कि लूजेंग जो है वो टॉप 7 में एंटर करना चाहता है, तुम क्यों ज्यादा चिंतित हो? तो वांग जूफेंग बोलते हैं कि यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाल बाल टॉप 7 में एंटर हुआ हूँ और मेरे को 1800 पॉइंट मिले हैं। फिर एक डिसिपल बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है जाजुआओ टियान, इसके सिर्फ 410 पॉइंट्स होते हैं, वो फेल हो जाता है। फिर लूजेंग की बारी आती है, लूजेंग उस इल्यूजन में एंटर करता है और एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अभी अंदर चला गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा पॉइंट्स को पा सकता है। तो मुझे लगता है ये कितने ज्यादा पॉइंट्स को पाएगा। तो डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर ये लूजेंग है जो अंदर जा रहा है तो मुझे लगता है टॉप 10 आसानी से पा लेगा और ये मेरी पोर्ट को ले लेगा। लूजेंग के सामने इल्यूजन आ जाती है बड़े ज्यादा इंसानों की। फिर लूजेंग बोलता है तो स्काई रेलम 5th लेयर के एनिमीज है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग उन्हें बड़े ज्यादा आसानी से हरा देता है। लूजेंग बोलता है ये बस इतना ही थे। फिर लूजेंग के सामने 26 स्काई रेलम के 6th लेयर के एनिमीज आ जाते हैं। लूजेंग उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग एक सिंपल स्लैश करता है जिसका नाम होता है ब्रश स्लैश, उसकी वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है और जो सारे 26 6th लेयर के एनिमीज होते हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। वो एक्चुअली मारे नहीं जाते क्योंकि वो सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं। लूजेंग बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वेव की होगी, स्काई रेलम 8th लेयर के होंगे क्या वो बंदे? लूजेंग बोलता है अरे यार ये तो एक्चुअली 10th लेयर के हैं। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है इस कंपटीशन का वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो अभी भी फाइट कर रहा है, इसको 10 पीपल ने जो कि पीक ऑफ स्काई रेलम में है 10th लेयर में है उन्होंने घेरा हुआ है। इंस्ट्रक्टर से भी सोच रही है कि इसकी ग्रोथ स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे होती है, मुझे पता है ये ऑल पीक कंपटीशन में बड़ा ज्यादा अच्छा करेगा। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है अब ये 10 पीक स्काई रेलम के एनिमीज के साथ फाइट कर रहा है, ये अब कैसे फाइट बैक कर पाएगा इन सभी के खिलाफ। तो इंस्ट्रक्टर से बड़ी ज्यादा प्राउड होती है, बोलती है ऑफ कोर्स भाई मैंने उस पर्सनली चूज किया है, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं उसे नहीं देख पाऊंगी ऑल पीक कंपटीशन में। मैं ये सोच रही हूँ कि जो फाइट है क्राउन की पेंटियान पैलेस में वो कैसी जाएगी इस टाइम। अब ये टाइम आ गया किंगडम सेक्ट को लीव करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर सू वहाँ से जाने लग पड़ती है। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है इंस्ट्रक्टर सू को कि क्या वो कंप्लीट हो गया है। वो ऑब्वियसली उसके बारे में बात कर रहा है जो कि पेंटियान पैलेस में हो रहा है क्राउन प्रिंस की क्राउनिंग के बारे में। फिर लूजेंग उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है लूजेंग 55,000 पॉइंट। जो डिसिपल्स होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, तो बोल रहे होते हैं तो नंबर 1 है सेक्ट में, वो तो पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने जो कि जाओ यून का था। तो वुजियान भी बोल रहे होते हैं जो ब्रदर लूजेंग है वो पक्का एक ग्लोरी लेके आएंगे ड्रिजल पीक के लिए। जाओजियान भी बोल रहे होते कि टियानी पीक में जो हुआ था उस लड़की ने जो किया था वो पक्का लूजेंग भी करेगा। मोकान भी बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग तुम पक्का अपनी सिस्टर लुयान की तरह होगे, तुम सभी को शॉक कर दोगे ऑल पीक कंपटीशन में। लूजेंग भी अपनी सिस्टर के बारे में फिर सोच रहा होता है। फिर हमें ड्रिजल पीक का इनर सेक्ट दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर लूजेंग को बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक इनर सेक्ट के डिसिपल हो, ये तुम्हारा रूम है। फिर रात का टाइम होता है, लूजेंग अपने रूम में और वो सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सू ऐसे चले गई मेरे को बिना बताए हुए, जैसे इनर सेक्ट का टेस्ट हुआ क्या कुछ हो रहा है क्या बहुत बड़ा फेंटियान पैलेस में, मुझे जल्दी से कल्टीवेट करना पड़ेगा और ऑल पीक कंपटीशन में अच्छा करना पड़ेगा, फिर मैं यून हॉल में एंटर करूंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। ये सब इंस्ट्रक्टर सू की वजह से हुआ है और उसकी टीचिंग की वजह से मैं उसको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। फिर लूजेंग बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लग पड़ता है और एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम होता है 1000 सर्जिंग डीमंस। लूजेंग को पर्पल कलर के जो डीमंस होते हैं वो घेर लेते हैं। लूजेंग उसको एक्टिवेट कर देता है और वो डीमंस उसके अराउंड घूमने लग पड़ते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तो एक डिसिपल बोल रहा था कि क्या हुआ, दूसरा बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई कल्टीवेट कर रहा था पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल वॉल नहीं थी और ये टूट गई, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। फिर लूजेंग वहां से निकल के आता है और बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था कल्टीवेट करते टाइम। फिर एक डिसिपल लूजेंग की तरफ आता है और बोलता है लूजेंग, अब ये डिसिपल कौन है मुझे याद नहीं है, ये शायद नया है। तो गाइस चैप्टर नंबर उसको आवाज डालते हुए तो चैप्टर नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग पीछे मुड़ के बोलता है ब्रदर लिन गैंग, आप मुझे बड़े टाइम के बाद मिले। तो लिन गैंग बोलते कि जाओ यून जो हमारे सीनियर ब्रदर है वो तुमसे बात करना चाहते हैं ऑल पीक कंपटीशन के बारे में। तुम अभी से नंबर 1 डिसिपल हो इनर सेक्ट के, पर हमारे जो ड्रिजल पीक के डिसिपल्स हैं उन सभी को साथ में काम करना
करना पड़ेगा अब दूसरों को डिफीट करने के लिए, तो चलो चलते हैं हम साथ में। तो लुजेंग बोलते कि मैं नंबर 1 सिर्फ टेस्ट स्कोर्स के मुताबिक जो पॉइंट्स मुझे मिले थे। अरेना का हिसाब अलग होता है, अरेना में किसी इंसान की असली ताकत को पहचाना जा सकता है। तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है कि तुम मुझे अरेना में लेके जा रहे हो अभी। तो लिन गैंग बोलते कि इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट में बड़ा ज्यादा फर्क है, जो तुमने किया वो बड़ा ज्यादा हैरानी का काम था। कुछ लोग जो वो तुमसे थोड़ा सा जलते हैं, पर सीनियर ब्रदर ज़ोयुन ऐसे नहीं है, वो ऐसी चीज कभी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो फिर हमें मीटिंग प्लेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो होते हैं मेंबर्स वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो एक मेंबर बोलता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, हमें पता है कि तुम लुजेंग से फाइट भी कर सकते हो और उससे जीत भी सकते हो, हम अभी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, तुम ही इनर सेक्ट में नंबर 1 हो। हमने उस बच्चे को इसीलिए बुलाया ताकि हम ऑल पीक कंपटीशन के बारे में बात कर सके, वरना एक नया बंदा जो कि इनर सेक्ट में अभी आया है उसके पास क्या ही क्वालिफिकेशंस है हमारे साथ यहाँ पे बैठने की। सो गाइस मुझे याद आ गया लिन गैंग वो डिसिपल था जो ब्लेड इंसेक्ट के मिशन में जो लीडर था डिजल पीक की टीम का। तो ज़ोयुन बोलता है कि बस करो अब, हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अभी, जो कि ऑल पीक कंपटीशन है। लुजेंग के पास बड़ी ज्यादा पावरफुल और आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ है, वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगा ताकि हम और रिसोर्सेज गेन कर सकें इस कंपटीशन के थ्रू ड्रिजल पीक के लिए किंग इंसेक्ट से। जैसे वो बात कर रहे होते हैं दरवाजे पर नॉक होती है, तो ज़ोयुन बोलता है कि आ जाओ। तो लिन गैंग और लुजेंग अंदर आ जाते हैं। ज़ोयुन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है कि तुम पक्का ही लुजेंग होगे, ये हमारी फर्स्ट टाइम है ना मीटिंग, मेरा नाम ज़ोयुन है। तो लुजेंग फिर ग्रीट करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम हो वो फेमस ज़ोयुन। फिर ज़ोयुन बोलता है कि आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे। तो एक डिसिपल होता है वो बड़ी खतरनाक तरीके से और गंदी नजरों से लुजेंग की तरफ देख रहा होता है। लुजेंग बैठ जाता है। ज़ोयुन बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने इनर सेक्ट में एंटर कर लिया ब्रदर लुजेंग, ये तुम्हारा पहली बार है ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो घटिया डिसिपल होता है जो लुजेंग की तरफ देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, जो अदर पीक्स हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, और उनके पास हमसे ज्यादा स्पोर्ट्स है फाइट करने के लिए, हमारे पास सिर्फ 7 ही हैं, हम तो उनके सामने सिर्फ मजाक हैं, वो तो हमें कभी भी हरा सकते हैं और ये हमारे साथ मजाक भी कर सकते हैं हमें पीटते वक्त। तो ज़ोयुन बोलते कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं हर टाइम, चाहे ड्रिजल पीक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, पर हम हर बारी अपना पूरी कोशिश करते हैं इंप्रूव करने के लिए। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे और अपनी पूरी ट्राई नहीं करेंगे तो हम कैसे मार्शल आर्ट्स में अच्छे बन पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है उसको हर बार ट्राई करना पड़ता है, चाहे उससे नहीं भी होगा फिर भी उसको ट्राई करना पड़ता है ताकि वो इंप्रूव कर पाए। तो लुजेंग बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस बार ऑल पीक कंपटीशन में वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ज़ोयुन बोलता है कि ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें 33 पीक्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक पीक जो है वो अलग अलग नंबर के बंदों को भेजेगा इस कंपटीशन में, और इसके अलावा जो कोर डिसिपल्स होते हैं उनके पास अपनी सीट्स होती हैं, जो पिछले जितने भी कॉम्पिटिशन हुए थे उनमें वो हर बार टॉप 10 स्पोर्ट्स लेते हैं। तो जो डिसिपल्स हैं 33 पीक के वो बेसिकली जो है वो टॉप 20 के लिए कम्पीट करते हैं, और हम जो डिसिपल्स हैं डिजल पीक के हमारे लिए टॉप 100 में आना भी बड़ी अच्छी बात है। तो लुजेंग बोलता है टॉप 100, क्या तुम सोचते हैं क्या तुम कर सकते हो ये ब्रदर ज़ोयुन? तो ज़ोयुन बोलता है तुम्हें सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। तो लुजेंग बोलता है कि टॉप 100 में तुम एंटर नहीं कर सकते, तुम तो पीक ऑफ स्काई रेलम में हो। तो ज़ोयुन बोलता है कि मुश्किल है बोलने के लिए, क्योंकि जो टियानी पीक है ना उसके पास 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, मतलब 40 से ज्यादा डिसिपल्स हैं उनके इस कंपटीशन में, और उनका जो वीकेस्ट है वो पीक ऑफ स्काई रेलम में है, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब होगी और तुमको उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो फिर जीतना नामुमकिन है। लुजेंग सोच रहा होता है कि यानर सेकंड थी उस टाइम, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस टाइम में, मैं ये हैरान हूँ ये सोच के। तो लुजेंग बोलते कि ब्रदर ज़ोयुन ये जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें जो इंडिविजुअल रैंकिंग होती है पीक्स में स्ट्रेंथ के मुताबिक, इसके अलावा भी कोई और रिवॉर्ड्स होते हैं क्या? तो ज़ोयुन बोलते कि जो अवार्ड्स हैं इस टाइम वो बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो फर्स्ट प्लेस पे होगा उसको किंग ज़ू पिल मिलेगी, जो कि जब हम सेलेस्टियल रेलम में एंटर करते हैं ना तो वो पिल चाहिए होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए, और जो टॉप 3 होंगे उनको चांस मिलेगा क्लाउड होल में एंटर करने के लिए। तो लुजेंग सोचता है क्लाउड होल, तो लुजेंग सोचता है जो एम्परर था फैंटियान डायनेस्टी का वो भी एक नॉर्मल सिंपल डिसिपल था किंग इंसेक्ट का, अगर मैं क्लाउड होल में एंटर कर सकता हूँ तो मैं पक्का ही हेल्प कर सकता हूँ फिर इंस्ट्रक्टर सू की। तो ज़ोयुन बोलते कि लुजेंग क्या तुम क्लाउड होल में एंटर करना चाहते हो? तो लुजेंग बोलते क्या तुम्हें लगता है ये इम्पॉसिबल है? ज़ोयुन बोलते तुम्हें बस ट्राई करना चाहिए, हम टॉप 100 में आना चाहते हैं, बस यही है अभी के लिए। फिर रात का टाइम होता है, लुजेंग आसमान की तरफ देख रहा होता है, लुजेंग सोच रहा होता है जो यानर है उसने सेकंड प्लेस अपने आप लिया था और साथ में यूनियन पीक को भी अपने साथ ऊपर लेके गई थी, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ, मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जो ये कॉस्मोस है, ये स्काई है, ये गैलेक्सीज है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, अभी मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम है इंप्रूव करने के लिए, मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर लुजेंग बैठ जाता है और अपने मैप ऑफ कॉस्मोस को खोल लेता है और उसके बाद और उनमें से स्टार्स निकल आते हैं बाहर की तरफ। लुजेंग थोड़ा सा उनको देख के स्टन हो जाता है और बोलते कि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी, पर अभी से मैं थोड़ा चक्कर आने लग पड़ा मुझे। लुजेंग फिर मैप की तरफ ध्यान से देखता है तो जो मैप होता है वो ग्लो करने लग पड़ता है और उसमें उसे स्टार्स दिख रहे होते हैं। लुजेंग उस मैप में एंटर कर जाता है और उसे सन दिखाई देता है, उस सन की तरफ देख के लुजेंग की आंखों में दर्द हो जाता है, लुजेंग चिल्लाने लग पड़ता है, उसकी आंखें जल जाती हैं। लुजेंग बोलता है मैं बड़ी मुश्किल से जो है समझ पा रहा हूँ इस अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस को, पर जितनी मेरी अभी स्ट्रेंथ है सन को समझना बड़ी ज्यादा मुश्किल की बात है, चलो मून को ट्राई करते हैं। फिर लुजेंग जो है मून के पास खड़ा हो जाता है और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है, पर जैसे लुजेंग वहाँ पे खड़ा होता है उसके पास एक एस्ट्रॉइड आ रहा होता है। लुजेंग बोल रहा होता है ये तो मेरी तरफ आ रहा है, फिर जो एस्ट्रॉइड होता है वो दूसरी तरफ से भी आ रहा होता है, जो आपस में वो टकरा जाते हैं। लुजेंग बोल रहा होता है ये स्टार्स तो आपस में टकरा रहे हैं, फिर एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वहाँ पे। लुजेंग रात से बैठा होता है वो मेडिटेट करने, उसकी सोल जो होती है वो उस मैप ऑफ कॉस्मोस में चली जाती है। फिर सुबह का टाइम होता है, लुजेंग अपनी आईज ओपन करता है और उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा होता है कोई, वो बोल रहा होता है कि लुजेंग ब्रदर आज पहला दिन है ऑल पीक कंपटीशन का, जल्दी चलो। तो लुजेंग
लूजेंग बाहर आ जाता है। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजेंग को बोलने आया होता है वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सूजू है वो अभी ब्रेक ले रही है, तो अभी के लिए मैं चार्ज दूंगा ऑल पीक कंपटीशन का ड्रिजल पीक की तरफ से। फिर लूजेंग और वो साथ में कैरेज में बैठ जाते हैं और ऑल पीक कंपटीशन की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे सभी डिस्पल्स होते हैं खड़े हुए। तो एक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर वैन तुम्हें क्या लगता है इस बार ड्रिजल पीक के डिस्पल्स कितने आ रहे हैं? तो जो इंस्ट्रक्टर होता है ड्रिजल पीक का वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो कि कितने ज्यादा आ रहे हैं, हमारे जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स है वो हर बार क्वालिटी के ऊपर होते हैं ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है दूसरे पीक का वो लूजेंग की तरफ देखते वो हंसने लग पड़ता है जोर से और बोलता है कि तुम क्वालिटी की ज्यादा चिंता करते हो क्वांटिटी से, क्या और कोई नहीं था कि ड्रिजल पीक के जो तुम एक सेकंड लेयर के बच्चे को ले आए हो यहाँ पे? तो ड्रिजल पीक का इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम इसमें हंसने की क्या बात है, अगर लूजेंग सिर्फ सेकंड लेयर में, पर इसमें क्या हो गया, जो इनर सेक्ट में इसका जो स्कोर था वो 55,000 था, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे ड्रिजल पीक में, तुम्हारे पास क्या राइट है हंसने के इसके ऊपर? तो इंस्ट्रक्टर चुप हो जाता है और वो बोलता है कि यही जो बच्चे जो 10 पीक स्काईरेलम के टेस्ट में पास हो गया था और उनको हरा दिया था, वो बोलता है कि चुप रहो और बकवास करना बंद करो, मैं देख लूंगा ये इस कंपटीशन में कि तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं, जब ये बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ पे जो डिस्पल्स होते हैं वो लाइनों में खड़े होते हैं और वहाँ पे एक थ्रोन में एक इंसान बैठा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये पर्सन तो बड़ा ज्यादा डिवाइन एसेंस को रिलीज कर रहा है, इसका ओरा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये है कौन, क्या ये पैट्रियार्च होगा क्यूंगिन सेक्ट का? तो वो इंसान बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ क्यूंगिन सेक्ट के ट्रिनियल ऑल पीक कंपटीशन के बारे में, अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें पता लगता है उसका नाम होता है शी जिन टियान, जो कि होता है पैट्रियार्च ऑफ क्यूंगिन सेक्ट। तो ऑल पीक कंपटीशन होता है वो यहीं से बिगिन होता है और जो एक इंस्ट्रक्टर होता है हवा में वो सभी की तरफ जो होता है वो पेपर को फेंक रहा होता है जिसके ऊपर ओपोनेंट्स लिखे होते हैं हर एक डिसिपल के। तो वो पेपर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं जो भी पीक के होते हैं। तो ज़ोयुन जाता है बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन हमारे ओपोनेंट्स कौन है? तो इंस्ट्रक्टर वैन जो होता है वो उसे ज़ोयुन की तरफ दे देता है उस लिस्ट को और बोलता है कि ध्यान से देखो और अपने ओपोनेंट्स के बारे में कुछ लर्न करो। तो ज़ोयुन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इस कंपटीशन में ड्रिजल पीक फिर से मारा जाएगा और लोगों का मजाक बन के रह जाएगा। ज़ोयुन लूजेंग को आवाज डालता और बोलता है कि ब्रदर लूजेंग तुम्हारा जो ओपोनेंट है उसका नाम है ज़ोटोंग और वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टीवेशन 9th लेयर ऑफ स्काईरेलम में है पर उसके पास जो पावर है वो पीक ऑफ स्काईरेलम में है। तो ब्रदर लूजेंग मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि ध्यान से फाइट करना। तो लूजेंग बोलता है तुम्हारा क्या सीन है, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे अपने ओपोनेंट के खिलाफ से? तो ज़ोयुन बोलता है कि मेरा जो ओपोनेंट है वो हेमिंग है, वो भी जीजांग पीक से, वो भी पीक ऑफ स्काईरेलम में है पर वो ऊपर से एक फॉर्मेशन मास्टर है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है पूरे इस कंपटीशन को देखने वाला वो बोलता है कि फर्स्ट सेट ऑफ डिसिपल्स आ जाओ और एंटर करो अरेना में। तो जो डिसिपल्स होते हैं बाकी उस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक सेकंड लेयर का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो दूसरा डिसिपल बोल रहा होता है कि सच में सेकंड लेयर में, पर तुम्हें याद करना पड़ेगा जो 3 साल में वांग्युन थी एक लड़की वो भी सेकंड लेयर में थी पर वो टॉप 100 में एंटर कर चुकी थी, तुम्हें इसे लाइटली लेना चाहिए, ये भी छुपा रुस्तम हो सकता है। तो दूसरा डिसिपल बोलता है कि बकवास करना बंद करो, जो वांग्युन थी वो अलग है, वांग्युन जो वो कोर डिसिपल थी और उसका टैलेंट तो बड़ा ज्यादा हाई था और ये बच्चा जो है सबसे ज्यादा बेकार है ड्रिजल पीक। तो पैट्रियार्च भी बोलता है एल्ड्रिजू ये क्या चल रहा है, एक सेकंड लेयर का बच्चा वो भी ड्रिजल पीक का। एल्ड्रिजू कुछ बोल नहीं पाता तो पैट्रियार्च फिर बोलता है कि इसकी स्किल्स इतनी भी बुरी नहीं होंगी मुझे लगता है। तो फिर लूजेंग की फाइट स्टार्ट होने लगती है और जो उसके खिलाफ होता है वो हंसता और बोलता है कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ। फिर हमें पता लगता है उसका नाम ज़ोटोंग होता है और वो हुआनलिंग पीक से होता है 9th लेयर स्काईरेलम में। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट राउंड इतना ज्यादा आसान होगा, जो रूल्स हैं ओलंपिक कंपटीशन के वो बड़े ज्यादा बेकार है मुझे पता है। हमारा जो हुआनलिंग पीक है उसने बड़ी ज्यादा फाइट की है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, पर तू जो है एक सेकंड लेयर का बच्चा वो ड्रिजल पीक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है और हम मेरे से फाइट कर सकता है? ड्रिजल पीक को इस ऑल पीक कंपटीशन में लेना नहीं चाहिए। तो लूजेंग बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो और ये बकवास तभी करना जब तुम मुझे हरा पाओ। की तरफ ज़ोटोंग अटैक करने लग पड़ता है अपने वेपन से। तो चैप्टर नंबर 35 की स्टार्टिंग होती है। ज़ोटोंग लूजेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है मार्च अटैक और एक ब्लू कलर का ऑरा लूजेंग की लातों को पकड़ लेता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि जो सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल्स होते हैं वो उड़ सकते हैं और जो ये मार्च अटैक है वो उनके लिए यूजलेस होगा। पर लूजेंग जो है वो सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ स्काईरेलम में है, अब वो हिल नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होप्स है ड्रिजल पीक की वो ज़ोयुन के ऊपर ही है, अब वही कुछ कर सकता है। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि बस ये गेम खत्म हो गई यहीं पे इसी की। ज़ोटोंग लूजेंग की तरफ अपनी गदा से अटैक करने लगा होता है पर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और उन्हें रोक लेता है अपने दोनों हाथों से। तो ज़ोटोंग बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तो इनिशिएट स्ट्रेंथ है, इस बच्चे के पास तो इनिशिएट स्ट्रेंथ भी है और ऊपर से इसकी इनिशिएट स्ट्रेंथ जो है वो ज़ोटोंग से ज्यादा है। ज़ोटोंग गुस्से से बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। फिर वो जो है वो अपने वेपन से बड़ा ज्यादा अटैक कर रहा होता है लूजेंग की तरफ, पर लूजेंग उन्हें रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर लूजेंग उसके वेपन्स की तरफ अपने पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये लूजेंग मैचोसिस्ट है, मतलब कैसे पेन से खुशी मिलती है। तो एक और डिसिपल बोल रहा होता है कि ये तो ब्रोंज हैमर हाई टायर जवान लेवल वेपन है, क्या लूजेंग की बॉडी हाई टायर जवान वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे 2 डिसिपल्स होते हैं बैठे हुए साइड में, तो उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी, क्या तुम्हें वो बच्चा दिखाई दे रहा है जो अभी अरेना में फाइट कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसकी डिफेंसिव पावर तुम्हारे हिसाब से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तुम्हारे मुकाबले? तो पी बोलते मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जो है बड़ी ज्यादा स्पेशल रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस किया हुआ है, पर हम जो कल्टिवेटर्स हैं ईस्ट के वो इनिशिएट एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं और वो अभी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है। मेरी बॉडी उसकी तरह इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है पर वो मेरे लिए भी कोई खतरा नहीं है। तो वो लड़की बोलती कि मैं भी यही सोच रही थी, ये जो बच्चा है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पर इसके पास बड़ी ज्यादा टफ स्किन है, मैं इसके शरीर में होल्स करना चाहती हूँ, मैं इसके शरीर में छेद
खरीद करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। भाई इस लड़की के इरादे सही नहीं लग रहे मुझे। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो टोंग का वेपन होता है उसके ऊपर डेंट्स पड़ गए होते हैं लू ज़ैंग की पंचेस की वजह से। वो बोल रहा होता है ये ठीक नहीं है, मुझे फाइट जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ेगी वरना मैं इस मैच को नहीं हारूंगा पर साथ में अपने वेपन को भी खो दूंगा। फिर वो लू ज़ैंग की तरफ अटैक करता है रोलिंग हैमर और लू ज़ैंग के पैरों की तरफ अटैक करने लगा होता है। पर लू ज़ैंग जो है वो अपने दोनों हाथों से उन्हें नीचे की तरफ दबा देता है। जो टोंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उन्हें पीछे खींचने की पर वो खींच नहीं पा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इनको खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ अब। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है तो उसकी पूरी बॉडी गोल्डन ऑरा से कवर हो जाती है और उसका आर्मर आ जाता है। तो वो बोलता है हंसते हुए कि मेरा अर्थ स्पिरिट आर्मर जो है वो सेलेस्टियल रियलम के पावरफुल स्ट्राइक को भी रोक सकता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अब, चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर तुम अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल है मेरे आर्मर को तोड़ना। फिर लू ज़ैंग बोलता है अच्छा और सोचता है कि ये क्या सेलेस्टियल रियलम के प्रैक्शनर का अटैक को रोक सकता है। फिर लू ज़ैंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उस पंच की शॉक वेव उसकी पीठ से निकलती है पीछे से। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होता है पंच जिसकी वजह से वो 2 स्टेप्स पीछे की तरफ हो जाता है। जो टोंग सोच रहा होता है कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है, ये कैसे हो सकता है। फिर लू ज़ैंग उसे फिर से पंच मारता है और दोबारा लगा होता है पंच मारने। जो टोंग सोच रहा होता है कि ये तो एक राक्षस है, ये इतना ज्यादा स्केरी है। तो फिर वो रेफरी चिल्लाने लग पड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहीं पे कंसीड करता हूँ अपनी बैटल को, मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, ये एक मॉन्स्टर है। फिर रेफरी अनाउंस कर लेता है कि ड्रिजल पीक का लू ज़ैंग जीत गया। वो लास्ट अटैक जो होता है लू ज़ैंग का वो बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है पर रेफरी ने बोला कि लू ज़ैंग जीत गया तो लू ज़ैंग वहीं पे रुक जाता है। जो टोंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा क्लोज था मेरे मुंह के पास, ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि ये इंसान ही है और रुक गया टाइम पे, अगर इसने मुझे मारा होता तो मेरा काम खराब हो जाना था। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है लू ज़ैंग को कि लू ज़ैंग तुमने बड़ा अच्छा किया। तो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम हो गया है और इतने ज्यादा डिसिपल्स थे पर उनकी जो इनिशिएट स्ट्रेंथ थी वो लू ज़ैंग की तरह इतनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को नहीं पा पाई। टियान्यू जो तुम्हारा जो मैच होगा वो लू ज़ैंग के खिलाफ होगा, तुम्हें हारना नहीं है, ठीक है। तो फिर जो डिसिपल होता है टियान्यू वो हुआ हाई पीक का पीक स्काई रेलम में। वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वांग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पक्का बोलता हूँ कि मैं इसे 10 सांसों में रोक दूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि सेकंड राउंड के जो कंपीटिटर्स हैं प्लीज एंटर करो स्टेज में। तो ज़ू यून फाइट करने के लिए चल पड़ता है अरेना की तरफ। तो लू ज़ैंग पूछ रहा होता है इंस्ट्रक्टर वैन तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि ज़ू यून का जो ओपोनेंट है वो ही मिंग है और वो पीक ऑफ स्काई रेलम में तो है पर वो साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। जो फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास बड़े ज्यादा अजीब और पावरफुल अरेज होते हैं। अगर वो अपने अरे को कंप्लीट कर लेंगे और तुम उनमें फंस गए तो उससे निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। जो हीमिंग होता है वो ज़ोयुन को देख के हंस रहा होता है। ज़ोयुन सोच रहा होता है अच्छा ये है प्रेशर एक फॉर्मेशन मास्टर का। तो फिर रेफरी बोलता है कि स्टार्ट करो। तो हेमिंग एक फ्लैग को अरेना में डाल देता है और वो ब्लैक मिस्ट श्योर किल अरे को एक्टिवेट कर देता है। ज़ोयुन अपने स्पेयर को लेके आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ज़ोयुन के पास स्पेयर भी है। मुझे तो ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात लग रही है कि इस बच्चे ने इसको इतनी ज्यादा छुपा के रखा हुआ था। तो एक डिस्पल बोलता है कि ज़ोयुन अपने ट्रम्प कार्ड को स्टार्टिंग से यूज कर रहा है, इसका मतलब जो हेमिंग है उसके अरे हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंस्ट्रक्टर वैन तुम्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। तो ज़ोयुन हेमिंग की तरफ अटैक करता है अपने स्पेयर से पर हेमिंग डॉज कर लेता है और जो ज़ोयुन होता है वो एक्चुअली उस फ्लैग की तरफ अटैक करने लगा होता है, वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। पर जैसे उसका अटैक उस फ्लैग से टच होता है तो बड़ी ज्यादा जो ब्लैक स्मोक होती है वो उसे घेर लेती है। तो ज़ोयुन सोच रहा था मैं तो एक ट्रैप में फंस गया हूँ, ये ब्लैक फ्लैग तो स्टार्टिंग से अरे फ्लैग नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे ब्लाइंड करने के लिए था। तो हेमिंग बोल रहा था तुम मेरे अरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फिर वो एक्चुअल अरे को ज़ोयुन के आसपास लगा देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। तो ज़ोयुन के सामने ऐसा लगता है उसे कि पूरी बड़ी सी आर्मी आ रही है उसके सामने से। ज़ोयुन उस आर्मी से फाइट कर रहा होता है पर बाकियों को लग रहा होता है कि वो ऐसे हवा में अपने अटैक्स को घुमाए जा रहा है। तो हेमिंग अपने गोल्डन डंडे को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे इल्यूजन अरे में फंस गए तो तुम नहीं पता लगा सकते कि रियलिटी क्या और इल्यूजन क्या है, अब तो तुम्हें मारना बच्चों का खेल है। फिर हेमिंग ज़ोयुन की तरफ अटैक करने लग पड़ता है पर जैसे वो अटैक करने लगा होता है ज़ोयुन की तरफ तो ज़ोयुन पीछे की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करता है और हेमिंग को डैमेज कर देता है। एक्चुअली में वो डैमेज नहीं होता, बस उसका कपड़ा फटा होता है पर ज़ोयुन को पता लग जाता है कि हेमिंग कहाँ पे एक्चुअल में। फिर ज़ोयुन उसकी तरफ कंटिन्यूसली अटैक करने लग पड़ता है। तो हेमिंग बोल रहा होता है मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, इसने मेरे थोड़े से किलिंग इंटेंट से पता लगा दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, इसके पास बड़ी ज्यादा ग्रेट बैटल सेंस है। फिर वो अपने एरे में एक ब्लड जैसा इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अब देखते हो मैं तुम क्या कर सकते हो। फिर उसकी वजह से ज़ोयुन जो होता है वो बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, वो अपने टैक्स को बस यहाँ थ्रो किया जा रहा होता है ऐसे बेमतलब का। तो फिर हेमिंग उसे बड़ी जोर से डंडे से मारता है पर वो पीछे गिरने वाला होता है पर वो बैक जंप मार के सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि ज़ोयुन का लक बड़ा ज्यादा खराब है, एक फॉर्मेशन मास्टर के खिलाफ लड़ना बड़ी ज्यादा मुश्किल है, ज़ोयुन को सरेंडर कर लेना चाहिए, ये अभी भी फाइट क्यों कर रहा है। लू ज़ैंग सोच रहा था जो ज़ोयुन है उसके पास दिल है एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का, ये ऐसे गिव अप नहीं करेगा जब तक ये खड़ा है अपने पैरों पे, ये अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करेगा अपने जो गर्व को है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हेमिंग जो होता है वो ज़ोयुन की तरफ अटैक किए जा रहा होता है और उसे मारे जा रहा होता है। ज़ोयुन बड़ा ज्यादा पिट रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि बस करो रुक जाओ और हम ड्रिजल पीक के जो है वो सरेंडर करते हैं। तो हेमिंग ज़ोयुन को किक मार के बोलता है ये रूल्स में नहीं है ना कि तुम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो हंसता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है तुम जियोजांग पीक से हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है चलो मैं इसे डरा के देखता हूँ, मुझे ज़ोयुन की जिंदगी किसी भी हालत में बचानी पड़ेगी। तो हेमिंग बोलता हाँ मैं जियोजांग पीक से हूँ। तो क्या हुआ, तो जो जियोजांग पीक की इंस्ट्रक्टर होती है ग्रैंड माँ हुआ वो आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो बोलना इंस्ट्रक्टर वैन। तो फिर ज़ोयुन होता है वो नीचे गिर जाता है और रेफरी घोषित कर देता है कि
जो हेमिंग है वो जीत गया है। फिर जो डिसिपल होते हैं वो जोयुन को ला रहे होते हैं वापस। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया हेमिंग, पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो फॉर्मेशन क्रिस्टल है उससे इन कचरों पे यूज नहीं करना है जो कि ड्रिजल पीक के हैं। फिर लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी ज्यादा खतरनाक नजरों से। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है क्या देख रहे तुम मेरी तरफ, तुम्हारा पहला और आखिरी जो पीक स्काई रेलम का डिसिपल था वो हमने हरा दिया है, तुम कचरे नहीं हो तो और क्या हो, अब तुम्हारे पास हाई कौन जो तुम्हें इसे बचा सकता है इस कंपटीशन से बाहर होने से। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वैन तुम इसे ये दे दो। लू ज़ेंग एक पिल को बाहर निकालता है तो इंस्ट्रक्टर वैन भी सोच रहा होता है कि ये एक टायर 5 पिल है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लू ज़ेंग इतना ज्यादा रिच होगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर वैन जोयुन को वो पिल खिला देता है और जोयुन सीधे बैठ के बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वैन मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा ज्यादा वीक हूँ। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, तुम सिर्फ हीलिंग पे फोकस करो, हमारा जो ड्रिजल पीक है वो ऐसे भी लास्ट आता ही था, हम ऐसे भी 33rd पे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम 34th पे नहीं जा सकते हैं, हम 33rd पे तो रहेंगे। तो जोयुन बोलता है लू ज़ेंग अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। तो लू ज़ेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, जो जिउजांग पीक के जो डिसिपल्स है मैं उनको पे कराऊंगा, उन्होंने जो भी किया ना आज वो भुगतेंगे सभी को, मैं पक्का ही बदला लूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि 3rd राउंड के कम्पिटिटर्स जो हैं वो प्लीज आ जाओ एरेना में। तो वहाँ पे एक डिसिपल आता है और वो होता है हुआ टियानमिंग। तो बाकी डिसिपल्स में बड़ा ज्यादा शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टियानी पीक का हुआ टियानमिंग है, हम इतने ज्यादा लकी है कि हमें ये देखने को मिला और इसकी हम फाइट देख पाएंगे, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ये बड़ी ज्यादा अजीब बात है कि अभी भी कोई डिसिपल नहीं है, इसे अभी भी नीचे से फाइट करना पड़ेगा ऊपर जाने तक। और वहाँ पे हुआ टियानमिंग भी आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 36 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टियानमिंग खड़ा होता है, लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं फाइनली देख सकता हूँ हुआ टियानमिंग की असली स्ट्रेंथ को। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, पर ये जो है ये छोटी उम्र में 18 साल की उम्र में पीक ऑफ स्काई रेलम में पहुंच गया था, और ऊपर से इसके पास जो है स्वॉर्ड इंटेंट भी है और स्वॉर्ड में इसकी मास्टरी बड़ी ज्यादा है, इसने सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल्स को बड़ी बार बीट किया है, इसका जो टैलेंट है वो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है और अमेजिंग है। अगर तुम्हारा मैच इसके खिलाफ होगा तो तुम्हें हार मान लेनी होगी, ठीक है। तो लू ज़ेंग हंसते हुए बोलता है ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ। तो फिर हुआ टियानमिंग और एक और डिसिपल की फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बोलता है कि फाइट स्टार्ट करो। तो वो डिसिपल बोलता है मैं ज़्यूगे ज़ू हूँ और मैं ज़्यूगे फैमिली का हूँ और पीक स्काई रेलम में हूँ, अपनी तलवार को निकालो हुआ टियानमिंग। तो वो टियान्यू पीक का होता है और तो हुआ टियानमिंग बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो ज़्यूगे ज़ू बोलता है कि अगर तुम अपनी तलवार को नहीं निकालना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवाऊंगा तुमसे। फिर वो अटैक कर देता है हुआ टियानमिंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है ट्रिपल स्वॉर्ड्स ऑफ एब्सोल्यूट एनहाइलेशन श्योर किल टेक्निक, और हुआ टियानमिंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आ रहा होता है। हुआ टियानमिंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ऊपर की तरफ उड़ा देता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपनी वो 2 उंगलियां रख देता है। तो ज़्यूगे ज़ी बोल रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ और वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे ये मैच खत्म हो जाता है विद इन सेकंड्स में। भाई स्वैग है भाई बंदे का। तो फिर रेफरी बोलता है कि टियानी पीक का हुआ टियानमिंग जीतता है यहीं पे। तो डिसिपल्स भी बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बड़े ज्यादा शोर मच रहा होता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा चेयर करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये बड़ा ज्यादा कमाल की बात है। ये हर बार सभी लोगों को शो करता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं और ये इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है। तो जो रेफरी बोलता है वो बोलता है कि स्टार्टिंग के मैच यहीं पे एंड होते हैं, अब ग्रुप फाइट स्टार्ट होगी, ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग वर्सेस हाउ हाई पीक का टियान्यू। तो फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ब्रदर टियानमिंग मैं सच्ची तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ड्रिजल पीक इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, कि अब सिर्फ लू ज़ेंग ही बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर जो टियान्यू होता है वो लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि मैं 3 मूव्स तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स में हरा के बताऊंगा तुम जैसे कचरे को। लू ज़ेंग बोलता है कि 3 मूव्स, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में नहीं हरा पाओगे तो क्या तुम सरेंडर कर दोगे। तो टियान्यू बोलता है कि मुझे पता तुम मुझे गुस्सा चढ़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर 3 मूव्स के बाद तुम खड़े होगे तो मैं पक्का सरेंडर कर दूंगा। तो हुआ हाई पीक का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हमारा हुआ हाई पीक जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है ये और इसके पास ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। तो लू ज़ेंग बोलता है हम ये देखेंगे अरेना में, अब बकवास मत करो। हुआ हाई बोलता है कि अपने वेपन को बाहर निकालो। लू ज़ेंग बोलता है वेपन, मेरी फिस्ट ही मेरी वेपन है। टियान्यू बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने वेपन को निकालोगे कि नहीं, मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। ये ग्रुप स्टेज की फाइट्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तुम कब तक अपने जो हिडन ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखोगे। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन। उसका जो अटैक होता है उसकी वजह से लू ज़ेंग की तरफ बड़े ज्यादा चक्र आ रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोल रहे होते हैं कि ये मूव ये तो जरा भी थ्रेट नहीं है मेरे लिए और मुझे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपने स्पीड को इंक्रीज करने वाले क्रिस्टल को यूज करता है और उन सभी को बड़ी ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। पर जो वो चक्र होते हैं फिर भी वो लू ज़ेंग को घेर लेते हैं और टियान्यू बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें डॉज कर पाओगे, पर अब इनको डॉज करके बताओ। वो सिंपली कंट्रोल कर रहा होता है उन सभी चक्र को। फिर वो द्वारा यूज करता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन किल और जो सारे चक्र होते हैं वो लू ज़ेंग की तरफ आ रहे होते हैं। वो हंस रहा होता है पर लू ज़ेंग सिंपल पंच मारता है और वो सारे चक्र गायब हो जाते हैं। टियान्यू भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि इसकी फिस्ट इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी फिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसने कोई ट्रिक यूज की है। फिर लू ज़ेंग बोलता है अब तुम्हारे 2 मूव्स हो गए, अब इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मूव बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा खुश होकर बोलता है कि बड़ा अच्छा लू ज़ेंग तुम कर सकते हो, इसे मार दो। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि इसके पास सिर्फ इसका लास्ट अटैक ही बचा हुआ है, अगर ये उससे कुछ नहीं कर पाएगा तो ये हार जाएगा। तो जो टियान्यू होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना मूव यूज करता है जिसका नाम होता है मैड डीमन। तो उसका जो स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो एक टोर्नेडो की तरह लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है पर इसमें तो बड़ा ज्यादा थोड़ा है ब्लेड इंटेंट। फिर लू ज़ेंग अपने ब्लेड इंटेंट को यूज करता है, जो वो टोर्नेडो होता है उसके ब्लेड इंटेंट का वो टूट जाता है। टियान्यू बड़े ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। फिर लू ज़ेंग बिल्कुल उसके सामने आके उसको पंच मारने लग पड़ता है। टियान्यू बड़ी
मुश्किल से उसे रोक लेता है। लुजेंग बोलता है कि तुम हार गए हो। टियान्यू बोलता है मैं हार गया हूँ, तुम मजाक मत करो, मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा अपनी असली स्ट्रेंथ का। लुजेंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वर्ड्स पे बैक जाओगे, तुमने बोला था कि तुम 3 मूव्स में मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम सरेंडर कर दोगे, अब क्या हुआ तुम्हें। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि टियान्यू तुम्हारे 3 मूव्स पहले हो गए हैं, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, अगर ये न्यूज बाहर चल गई ना तो तुम्हारे साथ बड़ा ज्यादा बुरा होगा, अब जल्दी से स्टेज से उतर जाओ। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते दूसरे इंस्ट्रक्टर को कि देखो तुमने 3 मूव्स का सीन प्रॉमिस किया था ना, अब तुम जो बंदे वो अपने वर्ड्स से वापस जाओगे। तो टियान्यू का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि टियान्यू वो 3 मूव्स वाले प्रॉमिस को भूल जाओ, तुम्हें बस जीतना है, गिव अप मत करो इस मैच पे। फिर ड्रिजल पीक और हुआ है पीक के डिस्पल्स के बीच में ऐसे ही आर्ग्यू होने लग पड़ती है। ड्रिजल पीक के डिस्पल्स बोल रहे होते हैं तो अच्छा हुआ है पीक के नाम में इसलिए हुआ है, उनको अपने नाम चेंज करके हुआलियान पीक रख देना चाहिए। हुआलियान पीक का मतलब होता है शेमलेस। तो जो हुआ है पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम किसे शेमलेस बोल रहे हो, तुम हो शेमलेस, तुम जो ड्रिजल पीक वो हर बार लास्ट आता है, अब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आई ऐसे बोलने की। तो जो बाकी डिस्पल्स भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो एक बोल रहा होता है कि इसने तो प्रॉमिस किया था 3 मूव्स का, अब क्या हो रहा है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि चुप रहो। टियान्यू लुजेंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और बोलता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर सही है, ये ऑल पीक कंपटीशन है और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, छोटे से इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस की वजह से लुजेंग मेरे अटैक के लिए रेडी रहो। लुजेंग बोलता है इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस, तो अच्छा तुम्हारे जो आईज में प्रॉमिस हर बार बेकार होती है। लुजेंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ये तुम्हारा 4th मूव था। फिर टियान्यू बोलता है कि चुप रहो, फिर वो दोबारा लुजेंग की तरफ अटैक करता है पर लुजेंग उसे डॉज कर लेता है। लुजेंग बोलता है ये तुम्हारा 5th था। फिर ऐसे 6th 20th 56th 98th एंड 99 ऐसे 100 अटैक्स पूरे हो जाते हैं पर वो लुजेंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें 100 चांसेस दिए हैं पर तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया है, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक अटैक चाहिए। फिर लुजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है और एक बैरियर टाइप क्रिएट किया होता है ताकि दूसरे फाइट्स में ना इंगेज हो पाए डिसिपल्स। तो बैरियर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। लुजेंग हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कंसीड करता हूँ, मैं टियान्यू कंसीड करता हूँ। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजेंग जीत जाता है यहीं पे। तो बाकी जो डिसिपल्स होते हैं ड्रिजल पीक के वो बोल रहे होते हैं कि लुजेंग तुम बड़े ज्यादा कूल हो, इन बदतमीज जैसे बंदों के लिए हमें उन्हें स्ट्रिक्ट लेसन ही देना पड़ेगा। हुआ टियानमिंग भी सोच रहा होता है कि ब्रदर लुजेंग की स्ट्रेंथ जो है वो तो बड़ी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, मैं अपने और इसके मैच के बारे में वेट नहीं कर सकता और ज्यादा। फिर लुजेंग बैठ जाता है और अपने मैच के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन एक डिसिपल को बोल रहा होता है कि इस ईयर का जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें तो बड़े ज्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है उनका रिकॉर्ड बड़ा ज्यादा खराब चला हुआ है। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ लुजेंग के अलावा और कोई विक्ट्रीज नहीं मिली है हमें और कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजेंग अगेंस्ट जियो जांग पीक का हेमिंग। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, अगर तुम फाइट नहीं कर पाओगे तो तुम सरेंडर कर देना, अपने आप को फोर्स मत करना और रिमेंबर करना कि क्या हुआ था जोयुन के साथ जब उसकी फाइट हुई थी हेमिंग के साथ। तो लुजेंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लुजेंग की आईज में ऐसा नजर है कि वो पेल देगा। हेमिंग बोल रहा होता है एक और ड्रिजल पीक का बच्चा, जोयुन तुम्हारा एज था, जोयुन सबसे पावरफुल था तुम्हें, पर उसे भी मैंने हरा दिया तुम सभी की आंखों के सामने, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें यहीं पे अपनी फाइट को छोड़ के भाग जाना चाहिए। लुजेंग बोलते भाग जाना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो कि नहीं। हेमिंग बोलते तुम मेरे सामने एक छोटे से कीड़े हो, तुम क्या सोचते हो कि तुमने सिर्फ अपनी बॉडी रिफाइन की तो तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में और तुम सोचते हो कि मैरो रिफाइनमेंट लेयर टॉप की पावर होती है। फिर वो एक फ्लैग को लुजेंग के सामने फेंक देता है, वो फ्लैग लुजेंग के सामने लग जाता है। लुजेंग आ रहा होता है हेमिंग की तरफ अटैक करने के लिए पर हेमिंग अपने फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है राइज, और वो फ्लैग होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और लुजेंग के सामने आ जाता है। लुजेंग उसे डोज करके साइड से निकलने की कोशिश करता है पर वो फ्लैग लुजेंग के सामने फिर से आ जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस फ्लैग से। फिर लुजेंग सोचता है कि ये क्या मैजिक करे है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। लुजेंग उसे पंच मारता है पर उस फ्लैग को कुछ नहीं होता है। तो हेमिंग बोलता है ये जो फ्लैग है मेरा ये हाई टायर साउल वेपन है जिसका नाम है स्टार शिफ्टिंग फ्लैग, ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर लुजेंग अपने एन्चेंटमेंट को तोड़ने वाले क्रिस्टल की पावर को यूज करके बोलता है कि तुम क्या सोचते हो मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। फिर लुजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो फ्लैग टूट जाता है। हेमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ अभी। वो फ्लैग टूट के नीचे गिर जाता है। हेमिंग बोलता तुमने मेरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लग पड़ता है और अपने फ्लैग्स को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होता है अपने अराउंड। फिर वो लुजेंग की तरफ भेज देता है उन्हें और बोलता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। लुजेंग बीच में कैद हो जाता है उस फॉर्मेशन के। तो फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि होता है क्वीन यून जोंग जो कि सन इमोर्टल है और फॉर्मेशन मास्टर है। वो भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियोजांग पीक का कोई इनर डिसिपल स्काई फायर फॉर्मेशन को लर्न कर पाएगा। ग्रैंडमा हुआ तुम इस टाइम तो पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई हो। ग्रैंडमा हुआ बोलती है असेंडेड सन इमोर्टल तुम कुछ ज्यादा प्रेज कर रहे हो हमें। हेमिंग जो है उसके पास का एबिलिटी अगर उसे आपकी पावर से कंपेयर करेंगे तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है और आप दोनों के बीच में जो फर्क है वो हेवन और अर्थ के जैसे है। तो सन इमोर्टल बोलता है वो अभी सिर्फ पीक स्काई रेलम में है पर अभी से वो स्काई फायर फॉर्मेशन का यूज कर सकता है। अगर ये ऐसे ग्रो करता रहा तो मुझे डर है कि यूनजोंग जो होगा वो फ्यूचर में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। ग्रैंडमा हुआ ये सुन के खुश हो जाती है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्काई फायर फॉर्मेशन को कोर डिसिपल्स के अगेंस्ट यूज करना चाहता था पर अब ये तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा हूँ मैं। फिर वो हंसने लग पड़ता है उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। एक ऑक्टागोनल फॉर्मेशन उसे होता है कि हेमिंग जो अभी अरे यूज कर रहा है वो नॉर्मल अरे नहीं है, ये एक किलिंग अरे है। इस अरे के अंदर रहने से जो लुजेंग की सोल है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर वैन के साथ जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ड्रिजल पीक हमेशा हेमिंग के खिलाफ क्यों आ जाता है। तो उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लुजेंग होता है। लुजेंग के अराउंड पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया होता है और वहाँ पे बड़े
ज्यादा होल्स होते हैं जिसमें लावा होता है और हेमिंग लूजेंग को हवा में दिखता है और वो बोल रहा होता है लूजेंग। तो हेमिंग बोलता है लूजेंग तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा लोग तब अच्छे लगते हैं जब वो पेन में होते हैं, चलो मुझे तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना दो पार्ट्स बाय पार्ट। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये सभी कुछ इल्यूजन है, तो क्या हेमिंग भी इल्यूजन है? तो जो होल्स होते हैं उनमें से जो वोल्केनो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रस्ट आउट कर जाता है और उनमें से स्टोन के गोलम्स निकल रहे होते हैं बाहर, वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस किलिंग रे की पावर तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से पार करूंगा अभी के जो कॉम्पिटिशंस हैं और चैलेंजेस हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे। मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था बाकी पीक्स के डिसिपल को। तो लूजेंग फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ गोलम्स है, चलो मैं अपनी फिस्ट से इनको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे गोलम लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं लूजेंग पीछे की तरफ हटता है और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गोलम्स बड़े ज्यादा हॉट है। हेमिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है लूजेंग ये जो गोलम्स है ये मेरे इल्यूजन से है, मैंने ये इमेजिन किया कि ये हेवनली मीटेरॉइड से बने हैं इसलिए ये ज्यादा गर्म है, चलो देखते हैं कि तुम इनसे कैसे डील करोगे, अब तुम्हें मरना ही होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर वो लूजेंग के पीछे पड़े होते हैं गोलम। फिर लूजेंग अपने एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज करता है और उस स्टोन गोलम को पंच मारता है, वो स्टोन गोलम वहीं पे टूट जाता है और जो हेमिंग होता है वो बड़ी जोर से चिल्लाने लग पड़ता है अपने सिर को पकड़ के। फिर लूजेंग सोचता है कि ये गोलम से ऐसा लग रहा है मुझे कि हेमिंग के सोल से इन्फ्यूज्ड है, जैसे जैसे मैं इनको डैमेज करूंगा तो वैसे वैसे उसकी सोल को भी फर्क पड़ेगा हेमिंग की। फिर लूजेंग सोचता है चलो देखते हैं कि अगर मैं बाकी सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो क्या होता है। फिर लूजेंग धीरे धीरे करके जो है गोलम्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। फिर लूजेंग एक गोलम की तरफ जा रहा होता है पर हेमिंग बोलता है होली मीटेरॉइड फ्लेम, मेरे नाम से यहाँ पे जल जाओ और एक्सप्लोड हो जाओ। फिर वो जो गोलम होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। हेमिंग बोल रहा होता है ये बस इतना ही था कि तुम 4 ही गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो अर्ली स्टेज ऑफ सेलेस्टियल रियल्म के जो डिसिपल्स होते हैं वो भी मेरे स्काई फायर फॉर्मेशन से नहीं बच सकते हैं और तुम्हें तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के वीक से डिसिपल हो, मैं तुम्हें जला दूंगा और तुम्हें राख बना दूंगा। लूजेंग उन फ्लेम्स में होता है पर लूजेंग फिर उन फ्लेम से बाहर आ जाता है और लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मेरी फायर कहाँ पे गई? लूजेंग हेमिंग की तरफ देख रहा होता है। हेमिंग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरी फ्लेम से बर्न कैसे नहीं हुए? फिर वो अपने गोलम्स को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर अटैक करो। लूजेंग सोच रहा होता है कि मीटेरॉइड फायर स्ट्रॉन्ग थी पर वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी मेरी ब्लैक फ्लेम है जो मेरे माइंड में और मेरे कोल्ड्रन में है, पर और मेरी बॉडी ने कुछ गोल्डन संस्कृत वर्ड्स को भी भेजा था मेरे पूरे शरीर में जिसने शील्ड किया मेरे को उस फायर से और जिसकी वजह से मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। फिर लूजेंग उन गोलम्स की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और उन गोलम्स को तोड़ रहा होता है। फिर हेमिंग द्वारा अपने सारे गोलम्स को एक्सप्लोड करा देता है और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे इस फायर के अंदर। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैंने आखिरकार कर ही लिया, कौन ये बिलीव करेगा कि मैंने सेकंड लेयर के स्काई रियल्म के बच्चे के लिए अपने सारे होली मीटेरॉइड फ्लेम को यूज किया और उसको एक्सप्लोड कराया। अगर ये पीक ऑफ स्काई रियल्म में होता तो मुझे पता था मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, पर फिर उस फायर में से लूजेंग बाहर आ रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि तुम कब से अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, अब शायद मेरे को अटैक करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हेमिंग सोच रहा होता है कि मेरे और इसके बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों की कल्टीवेशन के बीच में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेलेस्टियल रियल्म का डिसिपल है और इसने अपनी स्ट्रेंथ बड़े टाइम से हाइड करके रखी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर्स पता लगा सकते थे कि अगर ऐसा होता कुछ तो ये पक्का ही एक मॉन्स्टर है। फिर हेमिंग अपने जैसे शैडो क्लोन्स को बनाता है अपनी इल्यूजन में और बोलता है कि मेरे 100 क्लोन्स जाओ इसको हराओ। लूजेंग इस सभी को देख रहा होता है फिर अपने स्टोन की फुल पावर को यूज करता है और उन इल्यूजन्स की तरफ आ रहा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है इसे ब्लॉक करो, फिर लूजेंग फिर अपने ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो क्लोन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। फिर लूजेंग फुल स्पीड से बड़ी जोर से पंच मारता है हेमिंग को। हेमिंग तभी अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है। जोयुन सोच रहा होता है कि ऑल पीक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा एक लेसन को सिखाता है। मैं ऐसे हेमिंग से हार चुका हूँ पर मैं भी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा। लूजेंग तुम्हें जीतना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जीतोगे तो ये जो गिल्ट है जो मैंने फील किया था हारते वक्त वो मेरे दिल में हमेशा रह जाएगा। तो सन इमॉर्टल बोलता है इतना भी बुरा नहीं, मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फाइट को, अगर हेमिंग जो वो टॉप 100 में आ जाएगा तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अपना कोर डिस्पेल बनाने में। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है कि एक इमॉर्टल से ट्रेनिंग लेना बड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी हेमिंग के लिए, क्योंकि हेमिंग जो है वो टोटली फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता है। अगर आप उसे सिखाओगे एक इमॉर्टल जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर भी है तो वो बड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो सन इमॉर्टल बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे से अपने अरे टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है, पर जो अरे टैलेंट होता है वो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तब से डिटरमाइंड होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकता है। अगर हेमिंग एक ग्रेट डिसिपल होगा तो ये नेचुरल है कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा और उसे अपना डिसिपल ही बनाऊंगा। चलो अब फाइट को देख, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हेमिंग आसानी से जीत जाएगा इस फाइट को। अब ऐसा लग रहा है कि मैजिक अरे धीरे धीरे गायब हो रहा है, फिर वो मैजिक अरे जो होता है हेमिंग का वो गायब हो जाता है। ग्रैंडमा हुआ बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हेमिंग नीचे पड़ा होता है। हेमिंग बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसका दांत टूट जाता है। वो बोल रहा था लूजेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की, ये बैटल ओवर हो चुकी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? लूजेंग बोलता है कि है ओवर हो गई है, तुमने सरेंडर नहीं किया और ना ही तुम अनकॉन्शियस हुए हो, ये कैसे ओवर हो गई फाइट? वो फिर से बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसके और भी दांत तोड़ देता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे होगा, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो हेमिंग को चांस ही नहीं दे रहा सरेंडर करने के लिए। तो फिर दूसरा डिस्पल बोलता है क्या तुम कंपटीशन को नहीं देख रहे थे स्टार्टिंग से? तुमने नहीं देखा कि हेमिंग ने कैसे ट्रीट किया था जुओयुन को?
तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि गुस्से को निकालना कितना ज्यादा अच्छा होता है। जोयून भी बैठ के सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग थैंक यू, अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होगा। ग्रैंडमा हुआ भी बोल रही होती है कि लू ज़ेंग वे मिंग ऑलरेडी हार चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लू ज़ेंग उसे मार रहा होता पर रुक जाता है और फिर ग्रैंडमा हुआ की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाले इस रुकने के लिए? जब ये बदतमीज इंसान जोयून को मार रहा था तब तुमने नहीं देखा था और तुमने तब बोला था क्या हेमिंग को रुकने के लिए? तो ग्रैंडमा हुआ बोलते कि बस बड़ा हो गया, अब ये डिस्पल है ज़्यू ज़ांग पीक का। तो लू ज़ेंग बोलता तो क्या हुआ, तुम बोल रहे हो कि ज़्यू ज़ांग पीक के जो डिस्पल्स है वो ड्रिजल पीक के डिस्पल से ज्यादा ऊपर हैं? क्या हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं और जी रहे हैं? तो ग्रैंडमा हुआ बोलते तुमने हमारे ज़्यू ज़ांग पीक को प्रोवोक किया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या हमारे कोई स्ट्रॉन्गर डिस्पल्स जो होंगे हमारे पीक के वो तुम्हें अटैक करेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाकी कंपटीशन में? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या तुम जो पेन दे रहे हो हेमिंग को वही तुम्हें अब 10 फोल्ड्स मिलेगा आगे? तो फिर लू ज़ेंग उसके मुंह पे अपना पैर रख देता है और बोलते हैं सच्ची? फिर उसे किक मार के बोलते कि हाँ मैं वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़्यू ज़ांग पीक के जो डिस्पल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और मेरे और वो जो सफरिंग वापस दे सकते हैं जो मैंने हेमिंग को दी थी। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग यहाँ पे जीतता है, क्योंकि इंसेक्ट का पैट्रियाच होता है वो भी देख रहा होता है लू ज़ेंग की तरफ, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जैसे लू ज़ेंग अरेना से वापस आता है तो इंस्ट्रक्टर वैन उसे गले लगा के बोलता है कि तुमने फाइनली हेमिंग को हरा दिया है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन में लू ज़ेंग को दिखाया जा रहा होता है ड्रिजल पीक में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक मेरे को कभी पता नहीं लगा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लू ज़ेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अब तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस भी ले सकता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि सभी पीक्स को हरा दो और जो हमें तंग करते थे उनको हराओ। और एक डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि लू ज़ेंग जो है वो ग्लोरी लाएगा ड्रिजल पीक के लिए। तो रेफरी अनाउंस करता है कि नेक्स्ट फाइट है टियानी पीक का हुआ टियानमिंग वर्सेस यूकी जो कि फेक क्यूई पीक का है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि इस साल तो बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं। तो एक डिस्पल बोल रहे होते हैं मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि लू ज़ेंग ने अभी तक एक भी सेलेस्टियल रेलम के डिस्पल से फाइट नहीं की है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि हुआ टियानमिंग का जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो यूक्यूई है ये सेलेस्टियल रेलम का डिस्पल है फेक क्यूई पीक का। तो फिर हमें यूक्यूई दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वर्दी भी नहीं हो मेरी स्वॉर्ड को निकालने के लिए। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि यूक्यूई की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हुआ टियानमिंग को अपनी स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक और डिस्पल बोलता है कि अगर ये टॉप 60 के डिस्पल्स से फाइट करेगा तो शायद इसको अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़े। तो बाकी डिस्पल्स भी बड़े ज्यादा पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग क्या पागल हो गया क्या? तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि टियानी पीक मुझे पता है कि ऑल पीक कंपटीशन में नंबर 1 था कई बार, पर अब काफी सालों से हमारा फी कोई पीक है वही नंबर 1 हो रहा है, हम इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लू ज़ेंग भी इस फाइट को देख रहा होता है। तो यूकी बोलते तुम वर्दी समझते हो या नहीं समझते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें देख लेंगे फाइट के दौरान। मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलते कि अगर एक बैटल की बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल है कि कोई भी बंदा अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता है। मैं अपनी स्वॉर्ड को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी और भी बड़े ज्यादा डिस्पल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है मेरे से और मैं अपनी स्वॉर्ड सिर्फ उन्हीं के खिलाफ यूज करूंगा। तो फिर यूकी हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और अपना अटैक यूज करता है स्पेयर से क्लाउड ड्रैगन थ्रस्ट, और जो उसका स्पेयर होता है उसके अराउंड ड्रैगन लेपट जाते हैं। वो जैसे हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है हुआ टियानमिंग पीछे की तरफ हो रहा होता है। यूकी बोल रहा होता है कि डोज करने से तुम क्या सोचते हो मेरे ड्रैगन क्लाउड थ्रस्ट से बच पाओगे आसानी से? वो अटैक बिल्कुल हुआ टियानमिंग के पास आने लगता है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग तो ऐसे हार ही जाएगा चाहे वो कोई भी डोजिंग स्किल को यूज करे, ये इस अटैक को डोज नहीं कर पाएगा। तो जैसे वो अटैक हुआ टियानमिंग के पास आता है तो वो हुआ टियानमिंग बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं, हुआ टियानमिंग अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसकी स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज्यादा डीप है। लू ज़ेंग भी सोच रहे होते हैं कि ब्रदर हुआ टियान इस टाइम मैं तुम्हारे स्वॉर्ड स्टेप को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। हुआ टियानमिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली डोज कर रहा होता है उन अटैक्स को और बड़ी आसानी से। लू ज़ेंग भी स्वॉर्ड स्टेप्स को सीखने की कोशिश कर रहा होता है साइड में अरेना के और बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा होता है जैसे हुआ टियानमिंग ने उसको कॉपी कर रहा होता है और साइड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है। जोयून लू ज़ेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग क्या कर रहा है, ये ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है। फिर वो ध्यान से देखता है और सोचता है इसका वॉकिंग पैटर्न तो ये तो हुआ टियानमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स हैं, पर इसने तो अभी सिर्फ देखा है और स्वॉर्ड को यूज करना सीखा है, ये कैसे ऐसे मूव कर सकता है। लू ज़ेंग रुक जाता है और उन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैच जल्दी खत्म होने वाला है। फिर जो यूकी होता है वो हुआ टियानमिंग की तरफ अपना अटैक यूज करता है क्लाउड ड्रैगन शैडो स्लेयर और अपने स्पेयर को बड़ी स्पीड से उसकी तरफ फेंक देता है, पर हुआ टियानमिंग सिंपल जिगजैग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। हुआ टियानमिंग इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड स्टेप्स यूज कर रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो हर तरफ है अरेना में। यूकी सोच रहा होता है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो मैंने अभी यूज किया है, पर हुआ टियानमिंग ने इसे बड़ी आसानी से रोक लिया। पर मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होगी हुआ टियानमिंग की। फिर हुआ टियानमिंग एकदम से यूकी के पीछे आके अपने हाथ को यूकी के पीछे रख देता है। वो बड़े ज्यादा स्टाइल से खड़ा होता है यूकी के सिंपल पीठ पे हाथ रख के। यूकी बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मुझे ये जो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं ये एक्चुअल बैटल में यूज करने चाहिए। फिर रेफरी ये घोषित कर देता है कि टियानी पीक का हुआ टियानमिंग जीतता है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं इसने तो अपनी स्वॉर्ड को भी यूज नहीं किया यूकी के खिलाफ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुआ टियानमिंग का ट्रम्प कार्ड क्या होगा, इसका सीक्रेट वेपन क्या होगा। तो कुछ डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है हुआ टियानमिंग तो कोर डिस्पल्स के खिलाफ भी लड़ सकता है और जीत सकता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इनर डिस्पल्स इस बार तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हुआ टियानमिंग की जो स्ट्रॉन्ग है पर वो कोर डिस्पल्स के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक लू ज़ेंग वर्सेस टियान्यू पीक ज़ूगेजी। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि हम कितने ज्यादा अनलकी हैं। हुआ टियानमिंग का मैच भी पीक स्काई रेलम वर्सेस सेलेस्टियल रेलम था और वैसा अभी तक किसी ने भी अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है शो नहीं किया। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है कि ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि वो छोटा सा चूहा क्या कर सकता है सेलेस्टियल रेलम के
सामने। फिर हमें ज़्यूगे जी दिखाई देती है जो कि सेलेस्टियल रेलम में होती है और बोलती है कि लू ज़ेंग, ये पहली बार नहीं है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मेरी फैमिली में तुम्हारा नाम चलता रहता है, तुम्हारा लक इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट मैच हुए हो। लू ज़ेंग बोलता है बकवास करना बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो चुपचाप, और अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो जल्दी से सरेंडर कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलते है ठीक है, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि असली पावर क्या होती है और एक डिफरेंस क्या होता है स्काई रेलम और सेलेस्टियल रेलम डिसिपल में। फिर वो हवा में उड़ जाती है और अपने फैन से थंडर क्रिएट करती है पिंक कलर की। भाई लड़कियों को पिंक को ज्यादा पसंद है। फिर उस अटैक के अगेंस्ट लू ज़ेंग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करता है जो कि उसने हुआ टाइमिंग को देख के लर्न किए थे। जो डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा स्वॉर्ड स्टेप्स को कैसे जानता है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ एक कॉपी है। हुआ टाइमिंग भी बोल रहा होता है कि लू ज़ेंग ने एक्चुअली मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर लिया है, इसने तो अभी स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड किया था पर ये अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता है। ये टैलेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। जो पैट्रियाज होता है वो भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जिसके साइड में होता है उसको बोलता है कि चू ज़ेंग, तुमने भी नोटिस किया कि कुछ यहाँ पे अजीब है। तो चू ज़ेंग बोलता है मैंने देखा पर मुझे लगता है आपने नहीं देखा ठीक ढंग से। जो लू ज़ेंग था वो हुआ टाइमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर रहा था, साइड में एरेना में प्रैक्टिस कर रहा था। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये अमेजिंग बात है कि उसका टैलेंट इतना ज्यादा, पर ये शेम की बात है कि वो सेकंड ईयर ऑफ स्काई रेलम में है। ज़्यूगे जी को हराना इसके लिए बड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो पैट्रियाज बोलता है चू ज़ेंग, मेरे तो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है तुम्हारे हिसाब से, मुझे लगता है बच्चा टॉप 30 में आ सकता है। तो चू ज़ेंग सोच रहा होता है कि टॉप 30 इसका मतलब ये कोर डिसिपल्स को भी हरा देगा। तो ज़्यूगे जी होती है वो अपने फैन से साइक्लोन्स क्रिएट कर देती है, टोर्नेडोस क्रिएट कर देती है जो कि लू ज़ेंग के सामने घूम रहे होते हैं। लू ज़ेंग उन्हें बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। तो डिस्पल्स बोलते हैं तो क्या हुआ, इसने हुआ टाइमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी की है, ये कोई चीज नहीं है जो हुआ टाइमिंग ने खुद डेवलप की है। अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हुआ टाइमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स जैसा नहीं लग रहा है, पर ज़्यूगे जी के अटैक्स को डोज करना ये तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। इतने ज्यादा क्वीन सेक्ट में डिसिपल्स नहीं है जो ज़्यूगे जी के ऐसे अटैक्स को डोज कर पाए। ज़्यूगे जी बोल रही होती है कि तुम भागने के अलावा और कर भी कह सकते हो, तुम्हें हम वॉरियर नहीं बोल सकते, तुम वॉरियर कहलाने लायक नहीं हो। फिर लू ज़ेंग को वो टोर्नेडोज हर तरफ से घेर लेते हैं पर लू ज़ेंग उन्हें डोज कर रहा होता है बड़ी आसानी से। लू ज़ेंग सोच रहा होता है जैसे जैसे मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं और अच्छी तरह से इनको यूज कर पा रहा हूँ। फिर जो ज़्यूगे जी होती है वो अपने फैन से अटैक करने लगी होती है और बोलती है ज़ेंग, तुम क्या सोचते हो तुम ऐसे ही भाग भाग के क्या बच पाओगे। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि 2 फ्लोर्स ऑफ ज़ेन युआन को कल्टीवेट करना बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ये ज़्यूगे जी की फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये बड़ी ज्यादा डेंजरस है, मुझे ऐसा लग रहा है ये किलर मूव यूज करने लगी लू ज़ेंग के खिलाफ। तो ज़ू युन बोलते टीचर वैन झूठ मत बोलो, चाहे कुछ भी हो ब्रदर लू ज़ेंग एक रास्ता फाइंड कर लेगा बचने के लिए। फिर ज़्यूगे जी अपने फैन को ऊपर उठाती है और बोलती है कि चलो इसको सेटल कर देते हैं एक ही बार में, जो अभी की हेट्रेड और पुरानी हेट्रेड है उसको एक ही बार में हम सेटल कर देते हैं। फिर वो उस फैन को नीचे करती है, फिर वो अपने अटैक को यूज करती है ट्विन केओस साइक्लोन और एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। ज़्यूगे जी बोलती है जो केओस साइक्लोन है ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं देता है, पर अगर तुम इसके अंदर फंसे रहोगे तो तुम कंटिन्यूसली डैमेज को सफर करोगे। चलो मैं देखती हूँ तुम इसको कैसे डोज कर पाते हो। फिर लू ज़ेंग उसके अंदर कैद हो जाता है। उस साइक्लोन की पावर की वजह से लू ज़ेंग के कपड़े फटने लग पड़ते हैं। ज़्यूगे जी बोलती है कि भागते रहो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक भाग सकते हो। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि भागूं, मैं क्यों भागूं। फिर लू ज़ेंग को एक रेड कलर का ऑरा सराउंड कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी लाइट क्यों लग रही है मुझे अभी। फिर लू ज़ेंग उड़ने लग पड़ता है, वो करंट के साथ मूव कर रहा होता है टोर्नेडो के। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ सेलेस्टियल रेलम के जो डिस्पल्स होते हैं वही फ्लाई कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे उड़ रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये सही नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है। तो दूसरा बोल रहा होता है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पतंग थोड़ी है। तो ज़्यूगे जी सोच रही होती है कि मेरे स्पीड के ऊपर रिलाई कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम स्पीड से, वो भी विंड की तरह, इसकी वजह से वो उड़ पा रहा है मेरी विंड को यूज करके। अच्छा यही रीजन होगा क्योंकि ज़्यूगे फैंग भी इसके हाथों से मारा गया क्योंकि ये है इतना ज्यादा पावरफुल। ज़्यूगे जी सोच रही होती है कि मेरे को अपने साइक्लोन की डायरेक्शन और उसकी विंड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पर इसके खिलाफ मुझे ये यूज करनी पड़ेगी। फिर वो अपने फैन से फिर से हवा फेंकती है और जिसकी वजह से जो साइक्लोन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग पड़ता है। लू ज़ेंग उसमें फंस जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अब मेरे को कोई नहीं है रास्ता क्या छुपने के लिए। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। ये जो ग्रुप कंपटीशन होता है इसमें 1-2 मैच हार भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इतना भी क्या जरूरी है कि भाई मरते दम तक फाइट करनी। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं तो इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई होना भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ डिस्पल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए सरेंडर तक कर देते हैं। लू ज़ेंग की तरफ वायलेट करके ब्लेड्स आ रहे होते हैं एयर के, तो लू ज़ेंग सोचता है कि मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, अगर मैं मार्शल आर्ट्स के टॉप पे खड़ा होना चाहता हूँ तो मैं ऐसे डिफीट को एडमिट नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो मेरे मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर लू ज़ेंग उन पिंक एयर ब्लेड्स को हेड ऑन लेता है और उसके कपड़े फटने लग पड़ते हैं, पर उससे उसकी बॉडी पे कुछ असर नहीं हो रहा होता है। तो लू ज़ेंग सोचता है ज़्यूगे जी का जो साइक्लोन की पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, ये तो मेरी बॉडी को कुछ असर नहीं कर पा रही है, मेरी बॉडी तो इसको विस्टैंड कर पा रही है। फिर लू ज़ेंग चुपचाप भी खड़ा हो जाता है उन ब्लेड्स के सामने जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन चिल्लाता है कि जल्दी से सरेंडर कर जाओ, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो। तो बाकी डिस्पल्स भी देख रहे होते हैं चुपचाप इसको। वो सारे ब्लेड्स लू ज़ेंग से टकराते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, पर लू ज़ेंग को कुछ नहीं होता, पर उसके कपड़े फट गए होते हैं। फिर हमें लू ज़ेंग की पूरी बॉडी दिखाई देती है। पैट्रियाज भी उसके देख के हैरान हो जाता है, अपने हाथों को उस थ्रोन पे फोड़ता है। बाकी फीमेल डिस्पल्स के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई होती है, वो बड़ी ज्यादा शर्मारी होती है। भाई बॉडी बढ़ना है इसकी वजह से मेरे को बनानी पड़ेगी, पेट पड़ रहा है मेरे को। हाँ तो जो पहली वाली लड़की होती है वो बोल रही होती है कि जो लू ज़ेंग के शरीर में छेद करना चाहती है, वो बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी ये तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक की तरह लग रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग की बॉडी जो है वो तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो चीजें वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मैं पक्का ही इसके शरीर में छेद करना चाहती हूँ। भाई ये ठरकी है लड़की।
तो पी बोलता है कि उसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता इसने कौन सा अननोन रिफाइनिंग मेथड को यूज किया है, क्योंकि इसकी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये डर है कि तुम इसके शरीर में छेद नहीं कर सकती हो, क्योंकि आगे बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसकी बॉडी। तो वो लड़की बोलती है मैंने इसके खिलाफ अभी तक फाइट नहीं की है, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकती और इसमें छेद नहीं कर सकती। ये जो यूगेई थी ये तो कचरा है, मैं तो इस लड़की को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ पलक झपकते ही। तो फिर वो एयर ब्लेड्स होते हैं वायलेट करके वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं ज़्यूगेजी की तरफ। ज़्यूगेजी बोल रही होती है तो बड़ा ज्यादा गलत है, जो साइक्लोन है वो मेरी तरफ भी अटैक कर रहा है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा होता साइक्लोन की तरफ। जो लूजेंग होता है वो हेड ऑन ले रहा होता है उन ब्लेड्स को, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। भाई क्या कूल लग रहा है। फिर लूजेंग उसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है, वो बचने के लिए पीछे की तरफ भाग रही होती है, पर जैसे वो पीछे देखती है तो पीछे से वो वायलेट कलर के एयर ब्लेड्स आ रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, अब मैं डोज करूंगी तो मुझे विंड ब्लेड मार देंगे और आगे से मुझे लूजेंग की फिस्ट। फिर वो लूजेंग की तरफ आने लग पड़ती है आगे की तरफ। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो बैरियर से टकराती है और नीचे गिर जाती है अनकॉन्शियस होके। रेफरी बोलता है ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग जीतता है यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्टर वैन उसे एक रोप देख के बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा किया, तुम ज़्यूगेई को बीट कर सकते हो, ये बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। लूजेंग उस रोप को डाल लेता है। टीचर वैन इंस्ट्रक्टर सू के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो सेकंड लेयर का स्कायर एलम का बच्चा क्योंकि इंसेक्ट में टॉप 100 डिसिपल्स में है, ये कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं है। अगर ये बच्चा सेलेस्टियल एलम में एंटर कर जाएगा तो पक्का ये फर्स्ट प्लेस ही नहीं ले पाएगा, पर मुझे लगता है ये उस चीज को भी कर पाएगा जो कि इंस्ट्रक्टर सू की हेल्प करेगी और जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अभी गुजर रही है उसमें उसकी हेल्प कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ऑल पीक कंपटीशन में लूजेंग उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। तो चैप्टर नंबर 39 की स्टार्टिंग होती है। हमें 33 पीक बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डिस्पल्स बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है तो क्या वो लूजेंग ने ज़्यूगेई को हरा दिया। जो ज़्यूगेई है वो 1 वर्सेस 1 के लिए फेमस नहीं थी, वो ग्रुप फाइट्स के लिए फेमस थी। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है जो लूजेंग है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता है और अपनी बॉडी के ऊपर, और ये बस थोड़ा सा लकी हो गया था ज़्यूगेई की केस में, उसके पास इतना भी ज्यादा टैलेंट नहीं है। फिर हमें हुआ टैनमिंग और लूजेंग का बैटिंग स्कोर दिखाया जाता है और क्या पैसा मिलेगा उनको वो दिखाया जाता है। अगर तुम हुआ टैनमिंग के केस में 5 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 6 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने पर, और लूजेंग के केस में अगर तुम 2 कॉइंट्स लगाओगे तो तुम्हें 7 कॉइंट्स मिलेंगे जीतने के ऊपर। तो फिर हमें ज्यूजांग पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी डिस्पल्स बहस रहे होते हैं कि लूजेंग सच्ची में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे लूजेंग और हुआ टैनमिंग भी साथ में खड़े होते हैं, पर डिस्पल्स बात कर रहे होते हैं। तो एक बोल रहा होता है कि जाओ जाओ ये बस बड़ा हो गया, तुम हर बार लूजेंग के ऊपर नहीं लगा सकते हो पैसा। तुम्हें पता हुआ टैनमिंग का स्वॉर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, और हुआ टैनमिंग ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, ना ही अपनी स्वॉर्ड को निकाला है। तो जाओ जाओ बोलता है तो क्या हुआ, अभी तक लूजेंग ने भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया है। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते जाओ जाओ को कि अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो लूजेंग के ऊपर तो अपना सारा पैसा उसके ऊपर लगा दो। तो जाओ जाओ बोलते तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक नहीं लगाया है, मेरे पास जितना भी था मैंने लूजेंग के ऊपर लगाया वो भी स्टार्टिंग से, और मैंने जितना पैसा लगाया था उससे मैंने 3 गुना ज्यादा कमा भी लिया है। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम अपना सारा पैसा हुआ टैनमिंग के ऊपर लगा के बताओ। तो जाओ जाओ सोच रही होती कि मैं जाओ जाओ हमेशा जो है बैट करना पसंद करता था, पर मैं हमेशा हार जाता था इन सारे जितने भी सालों में ये कंपटीशन हुआ है, और अब जितने भी फ्यूचर में मैचेस होंगे तो लूजेंग मैं वो सब तुम्हारे ऊपर ही लगाऊंगा, तो गुड लक। तो इंस्ट्रक्टर वन बोल रहे होते लूजेंग को कि ग्रुप स्टेजेस के मैच अब कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक 13 लोग हैं जिनको कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, और उनमें से सिर्फ तुम और हुआ टैनमिंग स्कायर एलम में है और बाकी सब सेलेस्टियल एलम में है। मुझे लगता है कि आगे के मैचेस बड़े ज्यादा टफ होंगे, तो अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो तुम सरेंडर भी कर सकते हो। तो लूजेंग बोलते हैं इंस्ट्रक्टर वन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। तो फिर रेफरी अनाउंस करते हैं कि एडवांस प्लेसमेंट राउंड अब स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसमें ड्रिजल पीक का लूजेंग वर्सेस ज्यूजांग पीक का ज़ोडान। तो डिस्पल्स बोल रहे थे कि लूजेंग की जो जीतने वाली स्ट्रीक थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि ज़ोडान जो है वो रैंक 50 पे रह चुका था पिछले मैच में, पिछले कंपटीशन में। मैं अब जल्दी से जाऊंगा और सब कुछ बेट कर दूंगा ज़ोडान के ऊपर, पर जो विनिंग अमाउंट है वो बड़ा ज्यादा कम मिल रहा है ज़ोडान के ऊपर लगा के। तो बैटिंग सिस्टम का ये सीन होता है जो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है उसके ऊपर पैसा लगा के उतना ही कम अमाउंट मिलता है, पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, और अगर लूजेंग के ऊपर लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि लूजेंग का भी इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है उनके लिए। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा था कि पहले तुमने ज्यूजांग पीक का जो हेमिंग है उसको तुमने बड़ी खतरनाक तरीके से हराया था और चोट पहुंचाई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट गुस्सा निकालेंगे, और मुझे ये भी डर है कि ज़ोडान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तो लूजेंग बोलता है इंस्ट्रक्टर वैन चाहे कोई भी मेरे मुंह के सामने आए मैं उसको हमेशा ही हराऊंगा और अपनी फुल स्ट्रेंथ से हराऊंगा, मैं कभी बैक नहीं जाऊंगा। फिर लूजेंग थोड़ा सैड होकर आगे की तरफ चलने लग पड़ता है क्योंकि उसे इंस्ट्रक्टर वैन की बातें पसंद नहीं आई होती हैं। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो लूजेंग, मुझे थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। फिर ज़ोडान लूजेंग के सामने आ जाता है और बोलते हैं कि सरेंडर कर दो तुम अभी सही। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोडान जो है वो ज्यूजांग पीक और सेलेस्टियल एलम में है। ज़ोडान बोलता है कि मैं ज्यूजांग पीक से बिलोंग करता हूँ और मेरे टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया अब तक, पर तुमने जो हेमिंग को बड़ी बुरी तरह से मारा था इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि इस मैच में तुमसे बदला लेने के लिए। तो लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो ज़ोडान बोलता है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ हेमिंग की गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी रेवेंज लेने के लिए, क्योंकि तुमने अपने फेलो डिसिपल का ही बदला लिया है हेमिंग से। तो लूजेंग बोलता है हाँ ग्रैंडमा हुआ भी देख रही होती है इसको। तो लूजेंग बोलता है इसका क्या मतलब तुम हेमिंग का बदला लोगे मुझसे। तो ज़ोडान बोलता है कि जो तुमने अभी बोला वो गलत नहीं है, पर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा यहाँ पे। लूजेंग बोलता है ब्रदर ज़ोडान मुझे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे और मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर अभी जो है वो जीतने वाला डिसाइड नहीं हुआ है, पर मुझे पता है कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तब मेरे को ब्रदर ज़ोडान जो है वो सरेंडर करने का मौका देगा। तो ज़ोडान बोलते तुम ऐसे सोच रहे तो ठीक है, पर अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर ज़ोडान अपने ब्रश को बाहर निकाल लेता है और जिससे ब्लैक कलर की इंक निकल रही होती है। लूजेंग सोच रहे होते कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, इसकी इनिशिएट एनर्जी तो इंक में कन्वर्ट हो रही है, पर ये इतना ज्यादा में अमेजिंग
किंग नहीं है, मैं अपनी इनिशिएट एनर्जी को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। फिर लूजेंग अपने ड्रैगन स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। लूजेंग जोडान को पंच मारने लगता है, पर जोडान अपने ब्रश से जल्दी से सील वर्ड लिख देता है हवा में, और जो लूजेंग का पंच होता है वो काउंटर हो जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये क्या हुआ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फिस्ट जो है वो सील हो गई ऐसा लग रहा है। फिर लूजेंग अपने दूसरे हाथ से पंच करने लगा होता है, तो जोडान जो होता है वो अपने फिर ब्रश से ब्लॉक वर्ड लिखता है, वो पंच भी लूजेंग का ब्लॉक हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैंने अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को भी यूज किया, पर मैं अभी भी इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। फिर लूजेंग फिर ट्राई करता है, वो बोलता है कि एक और टाइम। लूजेंग उसको पंच मार रहा होता है सील को, पर वो नहीं टूट रही होती है। लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है, फिर बार बार पंच मारने से वो सील टूट जाती है और जोडान पीछे की तरफ हो जाता है और दोबारा वर्ड्स जो है वो लिख के लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है। जोडान एग्जैक्ट 5 वर्ड्स भेजता है लूजेंग की तरफ और बोलता है कि ये जो स्किल है इसको बोलते हैं 5 वर्ड्स ऑफ डिफेंस। तुम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, पर इस अटैक को रोकने के लिए तुम्हें 5 अटैक्स करने पड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए। और मैंने तुम्हारे लेफ्ट हैंड को जो सील किया है वो मैंने अपनी अटैक से किया है, जिसका नाम है सील। इस अटैक से किसी की भी हम स्ट्रेंथ को सील कर सकते हैं और इनिशिएट एनर्जी को भी। अब तुम अपने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर पाओगे। लूजेंग सोच रहा होता है जोडान अपनी स्किल्स को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है अपने ओपोनेंट को। जोडान बोलता है तुम इस सील को ब्रेक नहीं कर पाओगे, पर ये खुद ही वापस खत्म हो जाएगी 2 घंटे के बाद। फिर लूजेंग बोलता है मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा। फिर लूजेंग अपने एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन की पावर को यूज करता है और उस सील को तोड़ देता है। फिर जोडान बोलता है तुम्हारी ट्रिक बड़ी ज्यादा अच्छी थी, मैं कुछ ज्यादा बकवास कर रहा था। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर मेरी सील को ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करता है और इस बार जो उसने वर्ड लिखा होता है वो होता है किल, और वो लूजेंग की तरफ जा रहा होता है वर्ड, तो वो वर्ड लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग को पीछे से आवाज सुनाई देती है कि ब्रदर लूजेंग ध्यान से, ये स्किल है ये बड़ा ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें ध्यान से इसे हैंडल करना पड़ेगा। वो जो वर्ड होता है वो बड़ा ज्यादा किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसीलिए मैं कोई भी किलिंग इंटेंट को फील नहीं कर पा रहा था जोडान से, इसका जितना भी किलिंग इंटेंट है ये सारे उसके स्किल सिंबल में चला गया है। फिर लूजेंग आ गया था और स्किल वर्ड को पंच करने की कोशिश करता है, पर वो बाउंस बैक हो जाता है और पीछे बैरियर से जाके टकराता है। उस बैरियर तक में क्रैक पड़ गया होता है, इतनी ज्यादा फोर्स होती है उसकी वजह से। फिर जो रेफरी होते हैं वो अपनी एनर्जी से उस बैरियर को ठीक कर देता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये स्किल जो जोडान ने अभी यूज की है तो बड़ी ज्यादा डरावनी थी, इस हिसाब से तो लूजेंग हार जाएगा। तो एक डिस्पल बोलता है कि अभी अभी मैंने फील किया ये किल वर्ड में पावर तो है, पर इसके पास और भी एबिलिटी है कि ये लूजेंग की स्ट्रेंथ को भी जो है रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। अब ये मुश्किल है बताने के लिए कि लूजेंग खड़ा हो पाएगा कि नहीं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर लूजेंग हार जाएगा तो मैं अपने पैसे को वापस पा पाऊंगा, वो भी थोड़े से प्रॉफिट के साथ। तो फिर जोडान लूजेंग की तरफ देख रहा होता है, लूजेंग ऐसे नीचे गिरा होता है और बोल रहा होता है कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे और तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग सोच रहा होता है सोए हुए कि मुझे जो है वो अपना थोड़ा सा पावर और इंक्रीज करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। फिर लूजेंग खड़ा हो जाता है। जोडान सोच रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि लूजेंग की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल एक सोल वेपन की तरह पावरफुल है। अब ये बोलना मुश्किल है कि मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा कि नहीं। फिर लूजेंग अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज करके जोडान की तरफ आ रहा होता है, वो अपनी स्टारलाइट एनर्जी को यूज कर रहा होता है और वो पूरी तरह से उसके हाथ में फैल रही होती है। तो फिर डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लूजेंग अपनी फाइनली जो स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है, ये इतनी ज्यादा कूल है। तो एक बोल रहे होते हैं कि मैं तो भूल ही चुका था कि इस कंपटीशन की स्टार्टिंग से लूजेंग ने अपनी स्पेशल स्किल को यूज नहीं किया है। तो पैट्रियाज होते वो बोलते हैं कि क्या हुआ अभी अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मुझे जो लगता है जो लूजेंग के हाथ में एनर्जी है वो डिमोनिक तरह की कोई पावर है। तो चूजेंग बोलता है कि ये जो बच्चा है इसने कोई डिमोनिक एनर्जी को मास्टर किया है, ये कोई डिमोनिक स्किल से इसने पाई है। क्या यह हेवनली बुक पेविलियन में गया था और इसने क्या डिमोनिक गॉड फिस्ट को चूज किया था? तो गाइस वो स्टारलाइट एनर्जी और डिमोनिक एनर्जी को साथ में यूज कर सकता है, इसलिए पैट्रियाज को लग रहा है कि वो डिमोनिक एनर्जी को यूज कर रहा है। तो पैट्रियाज बोलते जो डिमोनिक गॉड फिस्ट है वो हेवनली बुक पेविलियन में 100 साल से भी ज्यादा रह चुकी है और अभी तक सिर्फ 3 डिसिपल्स के हाथ में आई है वो, और उन 3 डिसिपल्स में भी 2 जो डिसिपल्स थे उन्होंने इस स्किल को कभी लर्न नहीं कर पाया, और जो अंकल ने हेवनली बुक पेविलियन में उन्होंने 3rd डिसिपल को लर्न नहीं करने दिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे कोई और भी होगा जो डिमोनिक गॉड फिस्ट को लर्न कर पाएगा। तो चूजेंग बोलते हैं कि डिमोनिक गॉड फिस्ट जो है वो सैंड टायर स्किल है और ये बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नेचर है उसके हिसाब से इस स्किल को लर्न करना इम्पॉसिबल होता है ह्यूमन के लिए। मैं बड़ा ज्यादा हैरान हूँ कि इस बच्चे ने स्किल को लर्न कैसे किया है। तो पैट्रियाज बोलते तुम्हें अपनी आईज को ओपन करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया में। तुम्हें क्या पता है कि अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे कैसे लोग होंगे वहाँ पे और कैसी कैसी पावर होगी उनके पास। फिर लूजेंग जोडान की तरफ आ रहा होता है, जोडान अपने ब्रश से वो वर्ड्स लिखे जा रहा होता है, लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है, वो सारे किल वर्ड्स को भेज रहा होता है लूजेंग की तरफ और सोच रहा होता है कि मेरा किलर मूव जो था वो मैं सिर्फ कोर डिस्पल के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, पर मैं अभी कैसे सरेंडर कर दूं और सोचूं कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो जो वर्ड्स आ रहे होते हैं लूजेंग की तरफ, लूजेंग अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और उन सभी वर्ड्स को गायब कर देता है। जो वो वर्ड्स होते हैं वो पूरे रेड कलर की जो उसकी एन्चेंटमेंट की फायर होती है स्टोन की उसमें कवर हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर लूजेंग अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करके, तो वो बोल रहे होते हैं ये तो 13 किल्स का अटैक आ रहा है इस बार। फिर वो अपनी एक स्किल को यूज करता है डिमोनिक गॉड फैंटम, जिसमें उसके जो है शैडो क्लोन्स बन जाते हैं। तो एक शैडो क्लोन जो है वो 13 किल टेक्निक में आ जाता है और फंस जाता है, वो बिल्कुल ही गोल गोल घूम रहे होते हैं वर्ड्स उसकी तरफ और उस शैडो क्लोन को तोड़ देते हैं। जोडान सोच रहे होते हैं कि अरे जो है एक सोल वेपन को तोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये जो डिमोनिक गॉड फैंटम है ये एक सेंट वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग है, पर ये नेचुरल जो एनर्जी होती है इन बींग्स की जो कि क्रिएटेड होती है तो वो पावरफुल नहीं होती है ओरिजिनल की तरह। तो लूजेंग क्या सोच रहा है ये अपने फेक्स को क्यों भेज रहा है आगे, पर ये जो नेचुरल एनर्जी से बॉडीज बनी होती है वीक होती है मतलब ओरिजिनल से। लूजेंग बड़ा सही प्लान कर रहा है। फिर जो 13 किल टेक्निक्स, जोडान लूजेंग की तरफ अपना 13 वर्ड्स किल टेक्निक को यूज करता है, पर उसके काउंटर के लिए लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को भेजता है और लूजेंग का एक फैंटम उस टेक्निक में आ जाता है और वो फैंटम तबाह हो जाता है। चैप्टर नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है।
होती है। जाउडान सोच रहा होता है कि अगर स्ट्रेंथ को कंसीडर करें 13 किल टेक्निक की, तो 3 किल सिंबल यूज हुए एक डिमोनिक गॉड फैंटम को खत्म करने के लिए, और अब मेरे पास सिर्फ 10 किल सिंबल्स बचे हुए हैं और इस किल की पावर डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे किल सिंबल्स डिक्रीज होते जाएंगे। तो जाउडान फिर से वर्ड लिखने लगा होता है अपने ब्रश से और बोल रहा होता है कि तुम सेकंड लेयर ऑफ स्काईरेलम में ही हो, सिर्फ तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते हो। फिर जाउडान बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो फैंटम उसने डिस्ट्रॉय किया होता है अपने 13 किल टेक्निक से, क्योंकि वो दोबारा रीजनरेट हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि इसकी इनिशिएट फॉर्म जो है वो रीजनरेट भी हो सकती है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। तो वहाँ पे हुआ टैनमिंग के साथ 2 डिस्पल्स और भी आ जाते हैं जो कि टैनी पीकेट स्ट्रॉन्गेस्ट 3 होते हैं, उनमें से हुआ टैनमिंग भी एक होता है। तो सेंटर वाला डिस्पल बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? तो हुआ टैनमिंग बोलता है कि मैं इसे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, पर मुझे भी पता नहीं लगा कि ये टेक्निक कैसे वर्क करती है। तो फिर वो सेंटर वाला डिस्पल दूसरे डिस्पल को बोलता है कि जियून तुम्हें क्या लगता है? तो जियून सोच रहा होता है कि ये बच्चा वूजी फिर से मेरे दिमाग से कुछ चीज निकालने वाला है और चाहता है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। तो वो बोलता है कि हुआ टैनमिंग जो है वो इतने ज्यादा टैलेंटेड जूनियर है हमारा, उसे नहीं पता ये कैसे वर्क करती है, तो मुझे कैसे पता होगा, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? फिर हुआ टैनमिंग उस फाइट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई हाई टायर स्किल को यूज कर रहा है। ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट है 5 कॉन्टिनेंट्स में से, और इस पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी प्लेस है, और ये हैरानी की बात नहीं होगी कि इस दुनिया में और भी स्किल्स होंगी जो कि हेवन और अर्थ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करके दुनिया के दूसरे कोने में जाएंगे। तो हुआ टैनमिंग के वर्ड्स को सुन के वूजी सोच रहा होता कि मेरी पूरी एंटायर लाइफ में मेरे गोल्स यही रहे थे कि मैं क्यूंगिन सेक्ट में कुछ अचीव कर पाऊं, और मैं तो बल्कि तैयार भी था एल्डर पोजीशन के लिए फाइट करने के लिए। जियून और वूजी दोनों सोच रहे होते कि जूनियर ब्रदर हुआ हमसे छोटा है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नजर बाहर की दुनिया की तरफ है। लूजेंग के फैंटम्स और जाउडान के वर्ड्स आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, पर लूजेंग जो है जाउडान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसके वर्ड्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है और उनको गायब कर रहा होता है। तो जाउडान बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक वर्ड बचा हुआ है ब्लॉक करने के लिए। जाउडान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचाऊं कि सरेंडर कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सरेंडर नहीं कर सकता, मुझे अपने वर्ड्स पे सच्चा बनना पड़ेगा, जो मैंने इसको बोला है वो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं ऐसे सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। तो जाउडान सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम फोर्स कर दोगे स्किल को यूज करने के लिए, वो भी इतनी जल्दी। फिर वो कंटिन्यूसली वर्ड्स को लिखने लग पड़ता है लूजेंग के खिलाफ। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि जाउडान तो जेंग की गी लिख रहा है। ऐसे बोला जाता है कि जो राइटर्सनेस होती है उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, पर इसने कॉम्प्रीहेंड कैसे कर ली ये चीज। फिर लूजेंग भी देख रहा होता है उसे, और जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ही एक शील्ड की टाइप क्रिएट हो जाते हैं। जाउडान बोलता है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। जाउडान उन वर्ड्स की वजह से जो लेजर टाइप गोल्डन कलर की शूट कर पा रहा होता है, वो फैंटम्स को शूट तो कर रहा होता है पर फैंटम से फिर से रीजनरेट कर पा रहे होते हैं। जाउडान बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इंडिस्ट्रक्टिबल इनिशिएट फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ इनिशिएट एनर्जी को यूज करके, पर मुझे लगता है मैं कुछ टाइम इनको डिस्ट्रॉय करूंगा तो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगी। वो कंटिन्यूसली फैंटम्स की तरफ अटैक कर रहा होता है अपनी लेजर से जो कि उन वर्ड से आ रही होती है, पर वो फैंटम्स फिर से रीजनरेट कर रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि हाँ ये सच है कि डिमोनिक गॉड फैंटम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी ये पावर को रोकना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपने सारे फैंटम्स को जाउडान की तरफ भेज देता है, बस जाउडान उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो फिर से रीजनरेट होकर जाउडान की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं और उस टेक्निक को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाउडान सोच रहे होते हैं कि जेंग की गी जो टेक्निक है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये क्या करना चाहता है? वो कंटिन्यूसली लेजर शूट कर रहा होता है फैंटम्स की तरफ और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिर जो फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जाउडान खुश हो जाता है और बोलता है कि ये अब शुक्र है डिस्ट्रॉय तो हो रहे हैं। फिर जाउडान के जो वर्ड्स होते हैं वो लेजर शूट कर रहे होते हैं फैंटम्स की तरफ, और फैंटम जो है उनको अब्सॉर्ब करने स्टार्ट कर देते हैं। जाउडान सोच रहा होता है अब्सॉर्ब ये कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ फैंटम्स को डील करने के लिए, अगर मैं लूजेंग को डिफीट कर दूंगा तो फैंटम्स खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अपने लेजर का अटैक करने लग पड़ता है। वो लेजर बिल्कुल लूजेंग की तरफ आ रहा होता है पर लूजेंग उसे बाल बाल डोज करता है। वो लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो जो डिस्पल होता है हुआ टैनमिंग के पास, उसके पास से निकलती है वो और पीछे डैमेज क्रिएट कर देती है ग्राउंड पे। तो रेफरी बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि तुम पीछे हट जाओ वरना तुम में खतरा हो जाएगा। वो बैरियर जो क्रिएट किया होता है रेफरी ने वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता और जाउडान का अटैक उससे बाहर निकल जा रहा होता है। जाउडान सोच रहा था कि मेरा लास्ट चांस है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। फिर वो अपनी लेजर को लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है पर लूजेंग उसे डोज कर ले रहा होता है। रेफरी ने बैरियर स्ट्रॉन्ग बना दिया होता है, इसलिए वो जो अटैक होता है जाउडान का वो उससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है और नीचे ग्राउंड में लगता है। जाउडान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर लूजेंग भी बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे अपने सोरिंग फीनिक्स क्रिस्टल की फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। फिर लूजेंग उसकी फुल पावर को यूज करता है और बड़ी फास्ट तरीके से डोज कर रहा होता है उस अटैक को। एक लेजर को लूजेंग जंप करके डोज करता है पर फिर से लेजर उसकी तरफ आ रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ऐसे ये काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो सोचता है कि मुझे कोई और चॉइस को अपनाना पड़ेगा और मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। फिर लूजेंग अपनी फुल स्पीड से जाउडान की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। जाउडान सोच रहा था कि लूजेंग की स्पीड तो बड़ी ज्यादा फास्ट है पर यही कर सकता है, इसके पास और कोई तरीका नहीं है मुझसे डील करने के लिए और इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है भागने के लिए। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो लूजेंग के सामने बिल्कुल डायरेक्टली लेजर को शूट कर देता है पर लूजेंग उसे अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके जिगजैग मूवमेंट से डोज कर लेता है। तो जो जाउडान के वर्ड्स होते हैं वो गायब हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जेंग की गी की जो एनर्जी है वो यूज हो रही है सारी और खत्म हो रही है। जैसे वो एनर्जी खत्म हो रही होती है और वर्ड्स गायब हो रहे होते हैं तो लूजेंग बोलता है मेरे पास चांस है। जाउडान नया वर्ड लिखने लगा होता है पर लूजेंग वहाँ पे हो जाता है जल्दी से और अपने जो एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग क्रिस्टल की पावर को यूज करके जाउडान को पंच करने लग पड़ा होता है। जाउडान अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। वैसे ही लूजेंग बिल्कुल उसके मुंह के सामने पंच को रोक देता है। जाउडान बोल रहा था कि ब्रदर लूजेंग जो है वो दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं तो मैं जो जाउडान है वो
रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी चॉइस को और ये जो मैच मैं हार चुका हूँ। तो फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग जीता इस फाइट को। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ऐसे ओवर हो गए इतनी जल्दी। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि जावडान तो पूरा जेंटलमैन है, उसने अपनी हार को मान लिया। तो एक डिस्पल होता है जिसने बैट लगाई होती है जावडान के ऊपर, वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे सारे सेट पॉइंट्स, मैं सारे अपने स्क्वायर क्रिस्टल्स को यहाँ पे हार चुका हूँ। और जाव बड़ा ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास अब 10,000 स्क्वायर क्रिस्टल से भी ज्यादा है, अब मैं और भी ज्यादा बैट करूंगा लूजेंग के ऊपर। लूजेंग अरीना से वापस आ रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन अपने हाथ उसके कंधों के ऊपर रखते हैं और बोलता है लूजेंग तुम हमारे ड्रिजल पीक के स्टार हो। जोयुन भी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ड्रिजल पीक की रेपुटेशन को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है लूजेंग वहाँ पे बैठा होता है और जो उसके बाद जो मैचेस हुए थे 2 डिस्पल्स के खिलाफ हे यान पीक के, उन्होंने स्टैंडर कर दिया था लूजेंग के खिलाफ मैच को स्टार्ट होने से पहले ही, और इसकी वजह से जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गए हैं और जो मैच का नाम है वो है राउंड रॉबिन मैच। इसमें जो है वो कोर डिस्पल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहा होता है आप कोर डिस्पल्स फाइट कर सकते हैं इस राउंड रॉबिन मैच में। तो रेफरी अनाउंस कर देते हैं कि फर्स्ट राउंड रॉबिन मैच होगा वांग युन का जो है ड्रिजल पीक का कोर डिस्पल अगेंस्ट जेन हुआनलिंग पीक का पू जिंगयू। तो वांग युन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है, वो आ जाता है, वो होता है क्विंगन सिक्ट का कोर डिस्पल सेलेस्टियल एलम में। डिस्पल्स बोल रहे होते कि वांग युन अभी से फाइट करने लग पड़ेगा। जब लास्ट टाइम ऑल पीक कंपटीशन हुआ था तो वो तो ऐसे गायब हो गया था, अब पता नहीं इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ इसका मैच लूजेंग के